हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ किया था, जैव प्रक्रम विज्ञान का हमारा अध्याय 6, कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेटा जैव प्रक्रम। और इसमें हम काफ़ी सारी बातों का अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं बेटा। हम लोगों ने पढ़ ली हैं आपका कि जैव प्रक्रम होता क्या है, इसको हम समझ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने क्या क्या रखा हुआ है। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया और उत्सर्जन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने पोषण के प्रकार देखे थे बेटा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण ये हम देख चुके हैं। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है और क्या क्या इसके लिए स्टेप्स होते हैं जो जिससे भोजन बनाते हैं। किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को जो क्लोरोफिल अवशोषित करता है और उसके पश्चात क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन की सहायता से क्या करता है बेटा, भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसका भोजन जो होता है ग्लूकोज होता है C6H12O6, और बाकी बचा हो जो अतिरिक्त भोजन होता है जो यूज नहीं कर पाते हैं पौधे, तो उसको किस रूप में रखते हैं मैं ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था बेटा विषमपोषी पोषण। इसमें भी हम कई सारे प्रकार पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था बेटा परजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं और प्राणी समपोषी क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। विषमपोषी यानी जो क्या है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा किस पर निर्भर है, स्वपोषियों पर निर्भर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो अल्टीमेट सोर्स है हमारा एनर्जी का, वो क्या है बेटा, पौधे हैं। यानी सूर्य की एनर्जी को क्या करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा यानी सूर्य प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ये स्वपोषी। और उन स्वपोषी से के द्वारा बनाए गए भोजन को हम क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हम काफ़ी सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा बेटा पाचन। यानी हम बात कर रहे हैं पोषण की, मनुष्य में पोषण की अगर हम बात करें, या मनुष्य में पाचन, जो भी कहना चाहें, ठीक है। चलिए, ये समझने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं, थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी जरूरी हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेटा पोषण की, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य में पोषण, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य में पोषण, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें हमें अगर ध्यान हो कि मनुष्य को किस कैटेगरी में रखा है, किस प्रकार का पोषण करता है, तो बेटा वो क्या करता, वो किस प्रकार का पोषी है, प्राणी समपोषी है। मनुष्य क्या है, प्राणी समपोषी। मतलब क्या, जो मनुष्य होता है बेटा, जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, जो मतलब कंप्लीट फूड जो है बॉडी के अंदर, या तो तरल रूप में या तो ठोस रूप में क्या करता है, शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करता है, और उसके बाद शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है, ठीक है। इस प्रकार के पोषण को हम प्राणी संपोषी पोषण के बोलते हैं, और इस प्रकार के जीवों को प्राणी संपोषी बोलते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषी के अंतर भी हमने पढ़ा था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। मनुष्य को जनरली किस वर्ग में रखा है बेटा, सर्वाहारी में रखा गया है। इसके अंदर भी हम बात करें तो सर्वाहारी। कैसा प्राणी संपोषी है, सर्वाहारी है, ठीक है। यानी वो क्या करता है, मांस भी खाता है बेटा, क्या करता है, मांस भी खाता है, मांस प्लस शाक, ठीक है। यानी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को भी खाता है, और मांस भी, यानी जीवों का जो मांस होता है वो भी ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो हम क्या हैं बेटा, सर्वाहारी कैटेगरी में हमें रखा गया है। और प्राणी संपोषी हैं, प्राणी संपोषी और सर्वाहारी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर मैं बात करूं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसमें हमें बेटा सबसे पहले एक तो पढ़ना है हमारा पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र कहें या आहार नाल कहें, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ठीक, या डाइजेस्टिव सिस्टम कहें, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को हमारे शरीर में कई तंत्र होते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर हमारा ऊतक बने होते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बने होते हैं, और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। उन्हीं में से एक अंग तंत्र है बेटा पाचन तंत्र, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उसको हम आहार नाल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। जो जहाँ जहाँ से हमारा भोजन क्या होता है, होते हुए जाता है, उस वो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, पाचन तंत्र या आहार नाल कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पाचन तंत्र के सारे भागों को हमने अध्ययन करना है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा पाचन के चरण,
पाचन के चरण। किन किन चरणों में पाचन होता है बेटा, तो इसके अंतर्गत हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे पहले, इसमें जो पहला स्टेप होता है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं क्योंकि हमें कोई थोड़ा सा एक टॉपिक इसमें समझना है, तो उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो पाचन है इसमें कौन कौन से चरण काम करते हैं बेटा। इसमें जो पहला स्टेप होता है हमारा पाचन के लिए, ये होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है। दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण, और चौथा हो जाता है बेटा स्वांगीकरण, समझेंगे इन सबको, स्वांगीकरण। पांचवा हो जाता है बेटा हमारा मल त्याग, या बहिक्षेपण भी बोल देते हैं, बहुत बार आप लोगों को बुक में दिखेगा बहिक्षेपण, ठीक हो गया। तो अंतर्ग्रहण को हम बोलते हैं बेटा, अंतर्ग्रहण को बोला जाता है इंजेशन, इंजेशन। पाचन को बोला जाता है बेटा डाइजेशन, क्या बोला जाता है, डाइजेशन। अवशोषण को बोला जाता है बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और स्वांगीकरण को बोला जाता है बेटा असिमिलेशन, असिमिलेशन, सिमुलेशन। और हमारा जो बहिक्षेपण है या मल त्याग है, इसको हम बोलते हैं बेटा डिफेकेशन, डी, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, अलग अलग स्टेप हैं, मैं फिलहाल इसको बताता हूँ, आप लोगों को बहुत बार याद करने में इसको दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस पे अभी ज़्यादा घुसना नहीं है, इससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, तब जाके हम सारी बातों को समझ पाएंगे ये असलियत में क्या स्टोरी है। इसको याद करने के लिए, पाचन के चरण को याद करने के लिए, ये जो स्टेप्स हैं इनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। आप याद रखेंगे बेटा IDAAD, बहुत आसान है। आई फॉर इंजेशन, आई फॉर इंजेशन पहला स्टेप, डी फॉर डाइजेशन, आई फॉर इंजेशन, डी फॉर डाइजेशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ए फॉर असिमिलेशन, डी फॉर डिफेकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो हमें 5 चरण बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। पाचन के चरण क्या हैं, अंतर्ग्रहण का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा इसे हल्का सा इस पे एक लाइट डालूं किस प्रकार से हम इसे समझते हैं, अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को क्या करना, शरीर के अंदर प्रवेश करना, उसके लिए हमारे पास मुंह है या मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद पाचन, पाचन को भी समझेंगे, पाचन क्या होता है हमारा, बड़े दीर्घ अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, इसको हम समझ रहे हैं, इसी से रिलेटेड आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा होता है अवशोषण, जो भोजन पच चुका है उस भोजन का क्या होना, अवशोषित होकर कहाँ जाएगा, हमारे रक्त में पहुंचाना है उसे, ठीक है, तो वो अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण मतलब कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग किया जाना, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ मल त्याग जो होता है, जो भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करना, शरीर से बाहर करना, ठीक है, मल के रूप में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूँ, आई डेट करके याद रखोगे आप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग या बहिक्षेपण, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम पाचन के चरण देखेंगे, अब हमारा पाचन तंत्र देखेंगे, इसके सारे भाग देखने वाले हैं आगे जाके बेटा, ठीक है। चलिए, इन सबको समझने से, अंतर्ग्रहण का मतलब तो आप समझते हैं कि यानी भोजन को क्या करना, शरीर के अंदर जो प्रवेश कर, शरीर के अंदर क्या करना, इंसर्ट करना या प्रवेश कराना, जो भी है उसके लिए हमारे पास मुख गुहा या मुंह है, ठीक है। उसके बाद का जो स्टेप है बेटा, यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ से असली कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, वो होता है बेटा पाचन, ठीक है, यानी भोजन का पाचन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाचन का अर्थ क्या होता है, जो जो हमारा भोजन होता है बेटा, ये भोजन हमारा किस में होता है, जटिल अणु में। मैं यहीं पे आप लोगों का लिख देता हूँ, जो पाचन है बेटा, यानी डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जटिल जटिल पोषक, भोजन के पोषक तत्वों कह सकते हैं, या जटिल पोषक तत्वों का
सरल पोषक तत्वों में विघटन, सरल पोषक तत्वों में विघटन कहें या लेमैन की लैंग्वेज में हम इसे टूटना कह सकते हैं। सरल पोषक तत्वों में टूटना मतलब, कहने का मतलब क्या, जो जटिल पोषक तत्व हैं, जो जटिल, मान लो जो बड़े बड़े पोषण के जो बड़े बड़े अणु हैं, इनका क्या होना, छोटी छोटी जो इकाइयाँ जिनसे मिलकर ये अणु बना है, यानी ये कैसे इस तरह की हमारी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा ना, तो इनका क्या होना, छोटे छोटे अणुओं में टूटना, ये हमारे क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी जो भोजन के दीर्घ अणु हैं उनका सरल अणुओं में टूटना या सूक्ष्म अणुओं में टूटना या बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, ये कह सकते हैं लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। ठीक है, पाचन का अर्थ ये है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्या क्या पोषक तत्व हैं हमारे भोजन में। हमारे भोजन में ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिनका विघटन होता है और ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको आप समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा, अभी तक ये ऐसे हमारे इसमें टॉपिक है नहीं, लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम बेटा किसमें, पाचन में। हम बात कर रहे हैं पाचन की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर परिभाषा आप लोगों को दे रहा हूँ। क्या, जटिल पोषक पदार्थों का, किसका, जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य, क्योंकि अवशोषण तभी होगा ना बेटा, देखो हमारा जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे जाके। उनसे क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, यानी भोजन क्या किया जाता है, रक्त नलिकाओं में पहुंचाया जाता है। अब वहां पहुंचने के लिए पहले बड़े अणुओं को छोटे में टूटना पड़ेगा। उतने बड़े अणु क्या होंगे, अवशोषित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि छिद्र छोटे हैं, अणु बड़े हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अब उनको क्या करना है, छोटे अणुओं में तोड़ा जाना जरूरी है। अब छोटे अणुओं में तोड़ना, हम जो बड़े अणु हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जटिल अणु बोल रहे हैं या जटिल पोषक पदार्थ बोल रहे हैं। और इनका विघटन किसमें हो रहा है बेटा, सरल पदार्थों में हो रहा है। किसमें हो रहा है, सरल पदार्थों में हो रहा है, सरल पोषक तत्वों में हो रहा है भी कह सकते हैं। विघटन का मतलब है टूटना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य, मतलब अवशोषण योग्य बन सके, जो अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में विघटन आप लोगों का क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो जटिल हमारे पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से। ठीक, मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ, जो हमारा पहला पोषक पदार्थ होता है, देखो ये जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं ना अलग से, ये पहला कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है आपको, दूसरा प्रोटीन दिख रहा है और तीसरा वसा दिख रहा है। ये मुख्य पोषक तत्व है हमारे भोजन का, जो मेन भाग होता है यही होता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे भोजन में बेटा। हमारे भोजन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या होता है आप लोगों का, हमारे भोजन में और क्या होता है, हमारे भोजन में क्या होता है, विटामिन होता है। क्या होता है बेटा, विटामिन होता है, खाद्य रेशे होते हैं, जल होता है और खनिज। ये सारे के सारे हमारे भोजन के, अब जल को तो हम पोषक तत्व नहीं कह सकते हैं बेटा, लेकिन हम कह रहे हैं कि भोजन का पार्ट है हमारे। ठीक है, यानी हमारे भोजन के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है बेटा, हमारे भोजन में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है, प्रोटीन हमारे भोजन में होता है, वसा हमारे भोजन में होता है। इसके अलावा विटामिन और हमारा खनिज हो गया, जल हो गया और खाद्य रेशे हो गया। रेशे क्या करते हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है यानी पाचन तंत्र है, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा, ताकि जो कब्ज वगैरह ना हो पेट में। ठीक है, यानी जो हमारी आंतों में क्या हो, जो मल इत्यादि है वो ना चिपके। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या कहते हैं, ये रेशे वगैरह हम लेते हैं। ठीक, और रेशे में जैसे कि हम हरी सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं, जल लेते हैं भोजन हम में उसमें। ठीक है, और उसके अलावा खनिज पदार्थ लेते हैं, जैसे कि हम नमक वगैरह लेते हैं, मसाले ले रहे हैं, तो सारे के सारे उनमें क्या चीज़ें हैं बेटा, खनिज लवण वगैरह हैं। उसके बाद विटामिन की बात करें, विटामिन ए बी सी डी, इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे विटामिन पढ़ चुके होंगे, ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो ए कहाँ से मिलता है, बी कहाँ से मिलता है, सी कहाँ से, डी कहाँ से, कक्षा 6 में और इधर उधर आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अपने मुख्य पोषक पदार्थों में। तो उनकी बात करें तो सबसे प्रथम है बेटा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें, जो ऐसे तो सभी भोजन में हमारा क्या होता है, मिक्स रूप से कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में वसा होता है, तो और चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक भोजन जो है उसमें लगभग लगभग सारे कंपोनेंट कुछ कुछ मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं आलू में कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आलू में और चीज़ें नहीं है बेटा, और पोषक तत्व भी हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, इसी प्रकार प्रोटीन हम कहते हैं दालों में ज़्यादा है, दालों में प्रोटीन ज़्यादा है, कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्व नहीं होंगे, उसमें और भी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, विटामिन भी होगा और सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा होगी बेटा ज़्यादा होगी। ठीक है, समझते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को।
ठीक है। अब ये जो जटिल पोषक पदार्थ हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब मैंने क्या कहा था, बड़े अणुओं का ये जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा बहुत बड़ा अणु है, ठीक है, बहुत बड़ा अणु है, ठीक है। ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे मान लो कार्बोहाइड्रेट के लिए बनाता हूँ बेटा इस तरह से, ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है बेटा, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी कई सारी इकाइयों से हम मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। अब ये देखो बहुत बड़ा अणु है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इतना बड़ा अणु जो है अवशोषित नहीं किया जा सकता हमारी छोटी आंत में उपस्थित छिद्रों द्वारा, ठीक है। अब इनका विखंडन होना जरूरी है, टूटना जरूरी है, यानी विघटन होना जरूरी है, ठीक है। तो इनको जब तोड़ा जाता है, ये जब छोटी छोटी इकाइयाँ, ये जो छोटी छोटी इकाइयों में टूटता है, मैं अभी बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पे, ये छोटी छोटी इकाइयों में टूटता है, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की यानी इसकी एक इकाई प्राप्त होती है, वो इकाई हमारी ग्लूकोज है। वो क्या है बेटा, वो इकाई ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है, ग्लूकोज है। यानी कई सारे ग्लूकोज अणुओं से मिलकर हमारा बेटा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा अणु बनता है, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज में टूटेगा, अब ये ग्लूकोज हमारी छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटीन है, मैं इसको रब करूंगा, ये देखो देखो हमने जो एस लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब है सैकेराइड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नज़र में इस पर भी मार दूं आप लोगों का। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, इसको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड जो होते हैं बेटा तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, जो सबसे मतलब केवल एक ही इकाई के रूप में, जैसे मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट है ऐसी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ये एस लिखा है, एस इंडिकेट कर रहा है हमारे सैकेराइड को, और सैकेराइड्स बोलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। सैकेराइड्स किसको बोलते हैं, सैकेराइड्स बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको बोला जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को। ये सैकेराइड से बेटा कई प्रकार के हो सकते हैं, ये होते हैं मोनोसैकेराइड। अगर मान लो केवल एक इकाई है हमारी, ये जो मान लो केवल एक ही है, इस तरह से हमारा अगर है, केवल इस रूप में अगर है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा मोनोसैकेराइड, मतलब एक ही इकाई है। मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है। एक ही एकल आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज अणु है, तो या हमारा फ्रक्टोज अणु है, तो मोनोसैकेराइड्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बेटा, कई सारे होते हैं। ग्लूकोज हो गया हमारा, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, 5 मेंबर्ड होते हैं, 6 मेंबर्ड होते हैं। इतना ज़्यादा हमें नहीं घुसना है बेटा, हमें बस समझना है कि कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है बेटा, सबसे छोटी इकाई है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। तो मोनोसैकेराइड से मिलकर ही दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो हमारा डाइसैकेराइड बन जाएगा। मान लो मैंने कहा ये दो मोनोसैकेराइड आपस में मिले, तो ये क्या बन गया बेटा, डाइसैकेराइड बन गया, ठीक है। मतलब दो ग्लूकोज अणु आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये डाइसैकेराइड बनाते हैं। अब डाइसैकेराइड भी हमारे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बेटा। सुक्रोज हो सकता है, जो कि गन्ने में पाया जाता है, जो गन्ने की मिठास होती है, शुगर होती है, वो कौन सी होती है बेटा, सुक्रोज होती है, ठीक है। और उसी प्रकार हमारा एक होता है बेटा माल्टोज होता है, माल्टोज, जो कि हमारे फ्रूट्स में पाया जाता है। जो हमारा फल फूल होते हैं, उनका जो मीठापन होता है वो बेटा माल्टोज के कारण होता है। एक होता है लैक्टोज, जो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है बेटा, वो होती है लैक्टोज होती है, ठीक है। उसका जो मीठापन होता है हल्का सा, वो लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरी प्रकार की जो सैकेराइड है बेटा, पॉलीसैकेराइड है। यानी दो से अधिक अगर हमारे क्या हों सैकेराइड्स मिलें, दो से अधिक हमारे मोनोसैकेराइड्स अगर मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है, यानी बहुलक। और उसी बहुलक की बात कर रहे हैं, जो भी हम भोजन में लेते हैं बेटा वो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जो भी हम जनरली भोजन में लेते हैं, अपने रोटी में ले रहे हैं, चावल में ले रहे हैं, वो क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड बहुत कम रहते हैं, ठीक है। जनरली हमारी पॉलीसैकेराइड्स हमारे भोजन का मुख्य भाग होती है। पॉलीसैकेराइड्स में जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज तो हम पाचन नहीं कर सकते हैं बेटा, ये केवल जो घास खाने वाले जीव होते हैं वो पाचन कर सकते हैं, ठीक है। आप भी पढ़ेंगे इसको आगे जाके वो क्यों करते हैं। इसके अलावा भोजन का क्या पार्ट होता है बेटा, स्टार्च होता है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं। इसके अलावा
ठीक है। स्टार्च वगैरह हम भोजन में लेते हैं अपने। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है कि कौन कौन सी हैं क्या हैं, बस हमें समझना था कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की हो सकती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और ये एस मैंने क्यों लिखा है बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे सैकेराइड्स को, इसलिए मैंने एस लिखा हुआ है। यानी इस छोटी छोटी एस वाली इकाइयों से मिलकर हमारा एक पॉलीसैकेराइड बन रहा है, एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का अणु बन रहा है। ठीक है, उसका क्या होना है, विखंडन होना जरूरी है। ठीक, तो उसी को हम पाचन बोल रहे हैं। मतलब ये जब क्या हो रहा है, हमारा छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, मतलब ये इकाइयों में टूटता है, तो यही टूटना हमारा पाचन कहलाता है बेटा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कह सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन बेटा, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रोटीन की। प्रोटीन भी इसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है बेटा, इस प्रकार। ठीक है, मैं इनमें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए, चाहे तो आप एग्जाम में समझा सकते हैं इसको ए। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे हमारे इनसे मिलकर बना है। ये है क्या बेटा, एक प्रोटीन का अणु है। प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इतना नहीं जाएंगे कि देखो हमारा आप लोगों को कभी आगे भविष्य में सुनने को मिलेगा कैरेटीन हमारा एक प्रोटीन होता है, इसी प्रकार से एल्बुमिन होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं बेटा, इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है हमें कि प्रोटीन जो है वो भी एक बहुत बड़ा दीर्घ अणु है, दीर्घ अणु है, जटिल अणु है, कुछ भी कहना चाहो। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बना है, छोटी छोटी अमीनो एसिड से मिलकर बना है, अमीनो अम्ल। जब ये ऐसे ऐसे टूटेगा ना, ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये मान लो हमें क्या किया, काट के इनको अलग किया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, इसी तरीके से काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे अणु प्राप्त होंगे हमें। वो हमारा क्या है, एकल एकल इकाई है, या उसकी सरल इकाई है कह सकते हैं, या उसकी सूक्ष्मता। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई हमारी अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो इसके अमीनो एसिड के लिए ही हमने ये जो ए लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा अमीनो एसिड के लिए, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में। और वसा की अगर मैं बात करूं, मैं फिर से आगे बढ़ता हूं, वसा की मैं बात करता हूं बेटा। वसा किस में टूट रहा है, वसीय अम्लों में। वसा टूट रहा है हमारा वसीय अम्लों में। ये भी इसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है ये। ठीक है, इसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयां हैं। ये क्या है हमारा बेटा, वसा। ठीक है, ये जिससे मिलकर बनाया बेटा वो है फैटी एसिड, वसीय अम्ल। ये एफ इंडिकेट कर रहा है बेटा फैटी एसिड को। किसको इंडिकेट कर रहा है, हमने समझने के लिए लिखा है ताकि हमको समझ आए। ये क्या है बेटा, फैटी एसिड है, फैटी एसिड। ठीक है, इसको हम वसीय अम्ल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, वसीय अम्ल। वेरी नाइस। क्या बेटा, वसीय अम्ल। ठीक हो गया। तो यानी जो वसा है किस में टूटती है, वसीय अम्लों में। मतलब इनका ये जगह जगह से ब्रेक डाउन होता है, इस तरह से हमारे छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वसीय अम्ल। स्पेशली हमको वसीय अम्ल से मतलब ग्लिसरॉल तो हमारी बात की बात है। ठीक है, तो हमें वसीय अम्ल से मतलब है। तो वसा किस में टूट रहा है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में टूट रहा है। और ये जो वसीय अम्ल है इसी का हमारे छोटी आंत द्वारा क्या किया जा रहा है बेटा, अवशोषण किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा। प्रोटीन किस में टूटा, अमीनो अम्ल में टूटा। यानी अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है, ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है, और वसीय अम्लों से मिलकर बेटा वसा बना है। ठीक है, वसा यानी फैट जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फैट। लिपिड भी बोल देते हैं बहुत बार। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब ध्यान देना, इनको तोड़ने का काम कौन करता है, ये समझने वाली बात है। इनको इनको बेटा तोड़ने का काम कौन करता है। इनको तोड़ने के लिए एक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है बेटा, हमारी बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसको बोला जाता है एंजाइम। दूसरे शब्दों में मैं लिख सकता हूं बेटा इसको, जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वेरी इंपॉर्टेंट। असली हीरो इस पाचन का यही है बेटा, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, यानी ये जो एंजाइम है, ध्यान से दीजिएगा। ऐसे हिंदी में से वीकर बोलते हैं, लेकिन वीकर शब्द आप लोग प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में भी एंजाइम ही लिख के देगा, जैसे इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, एंजाइम। और इसे बोलते हैं बेटा जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आप लोगों ने इससे पहले विज्ञान में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे क्या,
रसायन विज्ञान, और उसमें हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था रिएक्शन कंडीशन में हमने पढ़ा था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं बेटा? उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। क्या? एक मिनट। उत्प्रेरक क्या करते हैं बेटा? उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं, या कैटालिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कैटलिस्ट, ये क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, यानी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने देखा है, मान लो कोई दो व्यक्ति अभी क्या कहते हैं, देखा होगा ना, अब मान लो युद्ध, दोनों के मन में खटास है, दोनों लड़ना चाहते हैं। हमने देखा है क्लास में बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं कोई, ठीक है। लेकिन अगर एक तीसरा व्यक्ति आ जाए, वो इसे भी भड़का दे और इसे भी भड़का दे, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, जो 3 घंटे बाद जो युद्ध होना चाहिए था वो आपका उसी समय हो जाता है। कारण क्या है? उस भड़काने वाले के कारण, जो जिसने क्या किया, उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, यानी उस जो जिस लड़ाई को आप लोगों का 3 घंटे बाद होनी थी, वो आपका क्या होने लगी, हो गई, उसी समय हो गई। ठीक है। यानी जो अभिक्रिया की अपना खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, ना तो उसकी तरफ से लड़ा बेटा, ना तो इसकी तरफ से लड़ा, यानी उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया, केवल इन दोनों को भड़काने का काम किया, यानी जो युद्ध था उनको भड़काने का काम किया, अभिक्रिया की दर को बढ़ाया। उनको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट बोला जाता है। अब इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार हमारे पाचन तंत्र में भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो खुद प्रतिभाग नहीं करते हैं बेटा, खुद पाचन में हेल्प, मतलब खुद क्या कहते हैं, पाचन नहीं करते हैं। पाचन में क्या करते हैं, उसकी बस दर को बढ़ा देते हैं, पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। कौन? यही उत्प्रेरक, जिनको अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में है, क्योंकि हमारे जीवों में है, तो जैव उत्प्रेरक बोल देते हैं। ये भी एक प्रकार के उत्प्रेरक ही हैं। एंजाइम क्या है? एक प्रकार के उत्प्रेरक हैं जो भोजन के पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। जो क्या करते हैं बेटा? भोजन के पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख दूँ। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एंजाइम की। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इस एंजाइम की। एंजाइम, इसको जैव उत्प्रेरक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? जैव उत्प्रेरक बोला जाता है। ये क्या है? एक रसायन है, एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है, हमारी बॉडी में जो बनता है। कहाँ? ग्रंथियों में बनता है, आगे पढ़ेंगे हम। जो पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। अगर बेटा ये एंजाइम ना हो ना हमारी बॉडी में, यानी हम एक बार का जो भोजन करते हैं उसे पचने में शायद 6 से 7 महीने लग सकते हैं। हमने अभी जो भोजन किया है, इसको पचने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं, और 6 से 7 महीने क्या, आपका 3 दिन में ही वो भोजन आपके अमाशय में और ये छोटी आंत वगैरह में सड़ जाएगा बेटा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या करते हैं, उस जो पाचन हमारा 6 से 7 महीने लग सकते हैं जिसको पचने में, उस भोजन को आप लोगों का क्या कर रहा है, 4-5 घंटे के अंदर अंदर पचा के दे रहा है। ठीक है। तो यानी पचाने का मतलब क्या है? बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, बड़े जटिल अणुओं का छोटे सरल अणुओं में टूटना, ताकि इनका अवशोषण होके, क्योंकि बड़े अणुओं का अवशोषण नहीं होता बेटा, क्योंकि जो हमारे छोटी आंत है उसमें छोटे 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 रंध्र हैं, और ये अणु हैं बहुत बड़े। ठीक है। अब इनको होना पड़ेगा बहुत छोटा, तो इसलिए ये क्या होंगे, बड़े अणुओं का किस में विखंडन होगा? सरल अणुओं में, ताकि वो अवशोषित हो सकें। कार्बोहाइड्रेट टूटता है बेटा ग्लूकोज में, और इसको तोड़ता कौन है? एंजाइम। इसी प्रकार प्रोटीन है, इसको भी कौन तोड़ता है? एंजाइम तोड़ता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। इसी प्रकार वसा है, इसको भी वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन तोड़ता है? एंजाइम तोड़ता है। अब देखो बेटा, हर पोषक तत्व के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। हर पोषक तत्व छोड़िए, हर कार्बोहाइड्रेट, अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी होती है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल मैं एक डाइसैकेराइड उठाऊं, सुक्रोज, जो कि हमारा गन्ना है। ठीक है, गन्ने में पाया जाता है। अब मैंने ये जो गन्ने का जूस पिया, तो इसके पाचन के लिए मेरे शरीर में एक एंजाइम है बेटा, उसे सुक्रेज बोला जाता है। क्या? सुक्रेज। सुक्रेज।
ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर फल फूल खाता हूँ बेटा, उसकी मिठास को पचाने के लिए, यानी उसके बड़े अणुओं को दो का एक ही बनाना ना, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, दो सैकेराइड से मिलकर बना है, दो इकाइयों से मिलकर बना है। अब इसको छोटे में टूटना है तो माल्टोज को पचाना है हमने, तो माल्टोज को पचाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए हमारे शरीर में, माल्टेज। ठीक है। इसी प्रकार लैक्टोज है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन के लिए हमारे पास एक एंजाइम है बेटा शरीर में, वो क्या है? लैक्टेज। क्या है? लैक्टेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को इनके पाचन के लिए। उसी प्रकार हमारा ये स्टार्च के पाचन के लिए होता है। इसी प्रकार जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ना बेटा, हर किसी के पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात रही। इसी प्रकार हर प्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हर प्रोटीन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। ठीक है। ठीक, तो अभी हम देखेंगे आगे जाके कौन कौन से एंजाइम हैं हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एंजाइम हमारे पाचन की दर को बढ़ा देते हैं, या पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, या पाचन करते हैं, जो भी कहना चाहो। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये एंजाइम आते कहाँ से हैं? ये एंजाइम आते कहाँ से हैं? ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों को और बता दूं, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड समझ लीजिए, एक गांठ, एक प्रकार की गांठ है जिनमें से कुछ ना कुछ निकलता है केमिकल। ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, एक होता है बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी जो होती हैं बेटा, इनसे क्या निकलता है? हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन निकलता है। ध्यान रखिए, एक केमिकल हार्मोन आने वाला है, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे जाके किसी चैप्टर में हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। और अगला होता है बहिर्स्रावी, इनसे भी एक केमिकल निकलता है जिसको बोला जाता है बेटा एंजाइम। क्या? एंजाइम का स्राव। ठीक है। बस इतना सा हमें समझना है, बाकी ये इनमें नलिका विहीन है, नलिका होती है, ये सब कुछ अभी नहीं जाना है हमें। ठीक है, ये हम आगे जाके जब पढ़ रहे होंगे हमारा नियंत्रण समन्वय, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल बस मैंने बताया आप लोगों को, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। ग्रंथि से मतलब एक प्रकार की गांठ समझ लो। ठीक है, जिनमें से कुछ ना कुछ केमिकल निकल रहा है जो हमारे शरीर में कोई ना कोई कार्य में हेल्प कर रहा है। ठीक है। जैसे हमारा अंतरस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें से हार्मोन निकलते हैं बेटा, हार्मोन निकलते हैं, समझेंगे इसको आगे जाके जब हम पढ़ रहे होंगे। कौन सा चैप्टर? हमारा नियंत्रण समन्वय। ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ बहिर्स्रावी की। जिन ग्रंथियों का हम अभी बात करने वाले हैं वो यहाँ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनमें से निकलता है बेटा एंजाइम निकलता है। ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। अब काफ़ी सारी हम बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ पढ़ने वाले हैं अभी आगे जाके। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। एंजाइम क्या करता है? जटिल पोषक तत्व पदार्थों को किसमें? सरल पोषक पदार्थों में तोड़ रहा है। ये प्रक्रिया हमारी पाचन कहलाती है। और एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट रखेंगे। और ये एंजाइम करते क्या है? जो ऐसे रसायन जो पाचन की दर को बढ़ाते हैं। सीधे से शब्दों में ये हो गया। कौन कौन से हमारे पोषक तत्व होते हैं ये हम बात कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मेनली हम इन तीनों की बात कर रहे हैं बेटा। और इसके अलावा हमारा विटामिन, खाद्य रेशे, जल, खनिज, ये सारी चीज़ें। विटामिन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा एक बार लाइटली मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, एफ नहीं होता है बेटा, ई होता है, के होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई के। ठीक है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए आवश्यक है। बी हमारे त्वचा, ठीक है, जो त्वचा के लिए आवश्यक है। मतलब जो मान लो बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है, अगर ये नहीं मिले तो। उसी प्रकार ए की कमी से हमारी आंखें जो होती हैं मतलब कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखाई देने वाला, रतौंधी जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है अगर प्रॉपर हमारी बॉडी को ना मिले तो। डी की कमी से हमारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जिसको रिकेट्स बोलते हैं बेटा। उसके अलावा विटामिन ई की कमी से हमारा क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है बेटा। ठीक है। तो उसी प्रकार विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त स्राव होता रहेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार विटामिन की अगर मैंने बात कर ली, इसी प्रकार रेशे हमारे क्या कर रहे हैं? कब्ज से हमें बचा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर जो पाचन तंत्र है उसमें कब्ज नहीं होने देते हैं। क्या? कब्ज नहीं होने देते हैं। ठीक है। और जल तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा 70% में तो बहुत बॉडी में है ही जल।
ठीक है, और खनिज भी इसी प्रकार हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब आते हैं फिर से वहीं पर जहाँ पे हम थे। चलिए ये देखिए, पाचन वाला काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन से पाचन के हमारे पोषक तत्व होते हैं और इनका क्या क्या होता है, यानी जो जटिल अणु होते हैं उनका सरल अणु में क्या होता है, विखंडन होता है। इसको हम पाचन बोल देते हैं सीधे से शब्दों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा स्टेप होता है हमारा अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है बेटा, हमारा भोजन का पाचन हो चुका है। ठीक है, पाचन होने के बाद हमारी छोटी आंत जो होती है बेटा, छोटी आंत में कुछ अंगुलियों जैसी संरचना होती है जिनको विलाई बोला जाता है, या हम बोल देते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, यानी विलाई बोलते हैं या दीर्घ रोम भी इनको बोला जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, अवशोषण किया जाता है, यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं इनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें उसी में रहती हैं। ठीक है, बाद में वो तो मल के रूप में आगे को बढ़ेगा बड़ी आंत में। जो काम की चीज़ें हैं, जो भी छोटे छोटे हमारे ग्लूकोज प्राप्त हुआ, अमीनो अम्ल प्राप्त हुआ या वसी अम्ल प्राप्त हुए, उनका अवशोषण हो जाएगा, वो सोख लिए जाएंगे। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाएगा उनको। ठीक है, और उनको कहाँ डाल दिया जाएगा, जो उसमें बिछा हुआ रक्त नलिकाओं का जाल है उनमें भेज दिया जाएगा। आगे जाके वो कोशिकाओं तक पहुँचने वाला है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं फिर से। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा पाचन तंत्र को डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर हम सब कुछ समझते हैं, अंतर्ग्रहण और ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा, स्पेशली अब पाचन तंत्र में आते हैं। चरण को भी साथ ही में पढ़ते जाएंगे, पाचन के चरण भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बेटा, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसके मेनली हमारे क्या होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं। दो भागों में इन्हें बांट रहे हैं इसको स्टडी करने के लिए, ताकि इजीली हम स्टडी कर सकें। पहला भाग होता है बेटा, हमारा पहला भाग होता है पाचन अंग। क्या होता है पाचन, हमने बोला था ना, जो तंत्र बना हुआ है अंगों से मिलकर बना है, काफ़ी अंग, उससे हमारा क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है ना अंगों से मिलकर। तो यानी कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ पाचन अंग की। तो ये कौन कौन से अंग होंगे बेटा। दूसरी बात करूंगा मैं, उसको अलग कैटेगरी में रख रहा हूँ, पाचन ग्रंथि। पाचन अंग में मैंने वे भाग रखे हैं बेटा, जो जो जहाँ जहाँ से भोजन होके जाता है उन उन भागों को हम पाचन अंग कह रहे हैं। मतलब भोजन अगर वहाँ से होके जाता है, तो उनमें से होके जाता है, तो उन अंगों को हम पाचन अंग बोल रहे हैं। ग्रंथियों की तो मैं आगे बात ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी बात करते हैं बेटा, पाचन अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जो भोजन का क्या करते हैं बेटा, अस्थायी संग्रहण कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, या पचे हुए भोजन का अवशोषण कर सकते हैं। उन अंगों को हम क्या बोलेंगे, पाचन अंग। पाचन अंग किसे बोलेंगे बेटा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ऐसे अंग, परिभाषा बन सकती है यहीं से, ऐसे अंग जो कि क्या भोजन क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, जो क्या करते हैं बेटा, भोजन का क्या करेंगे, भोजन का अस्थाई अस्थाई संग्रहण, यानी थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अस्थाई संग्रहण, हमने देखा है ना हमारे आमाशय में 1-2 घंटा भोजन वहाँ रहता है, उसके बाद 2-3 घंटा हमारा छोटी आंत में रहता है। इसी प्रकार हमारा भोजन जगह जगह कुछ टाइम के लिए रहता है, अस्थायी संग्रहण। थोड़ी देर हम मुंह में भी रखते हैं, कुछ सेकंड हम मुंह में चबाते रहते हैं ना उसको, यानी एक प्रकार से अस्थायी संग्रहण है। स्थायी नहीं है, प्रॉपर वहीं पर नहीं रहता, कुछ देर रहता है। ठीक है, अस्थायी संग्रहण, या पाचन हो रहा हो उन अंगों में। ठीक है, या पचे भोजन का अवशोषण हो रहा है, पचे भोजन का अवशोषण। उन अंगों को हम क्या बोल देंगे बेटा, उन अंगों को हम बोल देंगे पाचन अंग बोल देंगे। यानी ऐसे अंग, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, ऐसे अंग जो कि भोजन का अस्थायी संग्रहण करते हैं,
पाचन करते हैं अथवा पचे भोजन का अवशोषण करते हैं। ये सारे के सारे अंग हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? पाचन अंग कहलाते हैं। इनके अंतर्गत हम क्या क्या रखते हैं? हमारे पाचन अंग कौन कौन से हैं बेटा? एक एक करके नाम पढ़ रहे हैं बेटा। पहला पाचन अंग है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? मुख गुहा या मुंह बोल सकते हैं। मुख गुहा, यहाँ पर हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। हम भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं इसी भाग से, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग होता है बेटा ग्रास नली या ग्रसनी, लिख लेता हूँ पहले, 1 मिनट। क्या? ग्रसनी। इसके बाद लिख सकते हो बेटा ग्रास नली, ग्रास नली। इसके बाद है अमाशयी, ये जे आकार की संरचना है। अमाशयी देखेंगे अभी। अमाशयी छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत्र या शूद्र आंत्र, जो भी कहना चाहो, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत यानी बृहद्रांत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे भाग दिख रहे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा और छठा। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे देखेंगे। अभी हम बस बेसिक पढ़ रहे हैं, बाकी इनके अंदर के और भी भाग हम देखने वाले हैं। क्योंकि जैसे मुख गुहा, इसमें भी हमारे काफ़ी सारी, मुंह गुहा, मुख मतलब समझते हो, गुहा का मतलब है गड्ढा, ठीक है। ऐसा गड्ढा जिसमें भोजन प्रवेश करता है, मुख गुहा है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं जो हमारे पाचन ग्रंथियाँ बेटा, इनकी भी मैं अगर बात करूँ, ये भी कौन कौन सी होती हैं उनको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं किसे कहेंगे हम पाचन ग्रंथियाँ। चलिए, ठीक है। ऐसी ग्रंथियाँ, क्या? ऐसी ग्रंथियाँ जो पाचन में सहायक होती हैं या पाचन में जो सहायक एंजाइम है उसका निर्माण करती हैं, ठीक है। ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जो क्या करती हैं बेटा? जो पाचन में सहायक, जो पाचन में सहायक एंजाइम का निर्माण करती हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का निर्माण करती हैं। किसका? एंजाइम का बेटा निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंजाइम का निर्माण करती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथियां बोलते हैं, पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। अब ये पाचन ग्रंथियां बेटा कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी बॉडी में, देखते हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि है बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमको गिनती में याद रहे कि कितने हैं हमारे इसमें, ठीक है। पहला है, 1 मिनट, पहला है बेटा लार ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट, लार ग्रंथि। लार बोलते हैं ना, लार आ रही है हमारी, ठीक है। तो वो लार क्या है भी देखेंगे उसको। उसके बाद जठर ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारी मुंह में होती है, जठर ग्रंथि बेटा हमारे आमाशय में होती है। उसी प्रकार तीसरी यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चौथा अग्न्याशय या अग्नाशय, जिसको बोला जाता है पेनक्रियास। क्या? पेनक्रियास। और ये बेटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरे नंबर की ग्रंथि यही है बेटा, ठीक है। पांचवा बात करूं, आंत्र ग्रंथि। इतनी चीजें आप लोग बेटा क्या करेंगे? नोट रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पाचन तंत्र की इतनी चीज़ें हमें समझ आई कि पाचन तंत्र के 2 भाग रहेंगे हमारे। हम 2 में बांट रहे हैं पढ़ने की सुविधा के अनुसार, ठीक है। हमारे शरीर ने नहीं बांटा हुआ है इनको, इन्हें हमने बांटा हुआ है ताकि इससे पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। पाचन अंग हमने ऐसे अंग कहा जहाँ जहाँ से भोजन थोड़ी देर या तो रुकता है, या तो वहाँ से होके जाता है, और या वहाँ पे पाचन हो रहा है, या पचे भोजन का अवशोषण हो रहा है, तो उन अंगों को हम पाचन अंग कह रहे हैं। इसमें हमारा मुख गुहा है, क्योंकि भोजन यहाँ यहाँ से होते हुए जाता है बेटा। हमारा सबसे पहले भोजन हमारा मुख गुहा से प्रवेश करता है, जहाँ पे अंतर्ग्रहण हो रहा है भोजन का, ठीक है। वहाँ से होता हुआ ग्रसनी में आता है, फिर ग्रास नली में आता है, फिर आमाशय में आता है, फिर छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है,
इस तरीके से हमारे गुदा द्वार से होते हुए शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं, पाचन तंत्र के हमारे भाग हैं बेटा। और उसके अलावा हमने बात की थी पाचन ग्रंथियों की, यानी कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोल देते हैं, पाचन ग्रंथियां बोल देते हैं, क्योंकि इनसे एंजाइम निकल रहे हैं। और ये कौन कौन सी है बेटा, नंबर 1 लार ग्रंथि, दूसरा है जठर ग्रंथि, क्रम से बता रहा हूँ एक एक करके हमारे पाचन तंत्र में कैसे लगी रहती है। पहले लार ग्रंथि मिलेगी, फिर जठर ग्रंथि मिलेगी, फिर यकृत मिलेगा, फिर अग्नाशय मिलेगा, फिर आपका आंत्ररस, आंत्र ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटे से चित्र से स्टार्टिंग करते हैं बेटा। चलिए, ये हमारा आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक। तो इस चित्र में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को बेटा, ये है मुख वाला पोर्शन। ये क्या है, मुख वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को लिख लेते हैं। चलो, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा माउथ, यानी मुख गुहा हम इसे बोल सकते हैं, मुख गुहा। एरो लगाया हुआ है, देख सकते हैं, माउथ जो लिखा है मुख गुहा। ठीक है, ये एरो से लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे सोफेगस, हमारा जो फूड पाइप है, या मैं इसे पार्टीशन में लिख देता हूँ बेटा, एक मिनट। दो चीज़ों को आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी है। पहला है बेटा, जो यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ ये वाला जो भाग है, इस भाग को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस भाग को मैं बोल रहा हूँ ग्रसनी। ग्रसनी ये क्या है, हमारे जो श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र का एक स्विच है। ठीक है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कभी खाते खाते अचानक से हमारे नाक से पानी बाहर आ जाता है, कारण क्या होता है, हम अचानक से उस टाइम पे क्या होता है, ये जो स्विच होता है ऑन हो जाता है, यानी जो श्वसन तंत्र वाले से जुड़ जाता है वहाँ पे खुल जाता है। देखो, एक वाल्व होता है हमारा, जो हमारी क्या करता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को जोड़ता है। श्वसन तंत्र हमने देखा नाक से, नासाद्वार से होते हुए हमारा फेफड़ों तक गया है ना। तो ये क्या होता है, ग्रसनी इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। हमारा नासाद्वार के बाद हमारा इस तरीके से क्या आता है, ग्रसनी आता है। उसी प्रकार हमारा मुख के बाद हमारा ग्रसनी आता है। तो ग्रसनी एक जॉइंट पॉइंट है, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। जब हम सांस ले रहे होते हैं उस समय ये हमारा पाचन तंत्र से अलग हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। ठीक है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब जाके क्या होता है, ये भोजन को हमारा श्वसन तंत्र में नहीं घुसने देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्रसनी क्या है, कॉमन पॉइंट है जो हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो लंबा सा पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, इसे फूड पाइप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोल सकते हैं, या ग्रास नली, या ग्रास नली हम इसे बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इंग्लिश में अगर हम बात करें फूड पाइप, क्या बोल सकते हैं बेटा, फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये अमाशय दिखाई दे रहा है बेटा, स्टोमक जो है लिखा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं अमाशय, अमाशय। ठीक है, अमाशय। और उसके बाद पेनक्रियाज दिखाई दे रहा है। ठीक है, या पहले लीवर को देख लेते हैं, यकृत दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और उसके बाद पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय। देखो, ये चित्र में लेने का कारण ये था कि ये बहुत सिंपल सा चित्र है, पूरा खोल के दिखाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के बनाने के लिए भी अच्छा रहेगा। चित्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अग्नाशय हमारा हो गया बेटा। अग्नाशय के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से हम आए यहाँ पे, ये हमारा अमाशय वाला भाग है। इसके बाद अगला हमारा ये जो ये वाला जॉइंट होता है, इसको ग्रहणी बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये देखो पीछे की तरफ है, ये आगे से बड़ी आंत लग गई है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी पीछे की तरफ है, या आगे इसी से जुड़ा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, यानी ये ऐसे करके यहाँ पे इसके साथ ही जुड़ा है, बस इसके पीछे है, थोड़ा हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आगे से बड़ी आंत लग जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी आंतों के लगने के कारण ऐसा हो रहा है, हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा छोटी आंत वाली यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है, जो ये आप लोगों को ये बीच वाला ये भाग दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, छोटी आंत या शूद्रांत्र, छोटी आंत। उसके बाद ये दिख रहा है आपको जो बड़ा सा चौड़ा भाग। ठीक है, चौड़ा भाग दिख रहा है, ये है बड़ी आंत, बृहद्रांत्र जिसको बोलते हैं, बड़ी आंत। ठीक हो गया। और उसके बाद ये स्टेप बाई देखो, यहाँ पे छोटी आंत ये कैसे जुड़ी हुई है, फिर बड़ी आंत वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक भाग अपेंडिक्स भी है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके अपेंडिक्स क्या होता है। ठीक है,
तो ये भी हमारे शरीर में काम की नहीं है, लेकिन जो घास खाने वाले जीव हैं उनमें बड़े काम की है। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमारा जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद हमारा रेक्टम आता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए हमारा मल स्टोर रहता है। ये रेक्टम का काम क्या है? मल संग्रहित करना, मल संग्रहण, परमानेंट नहीं, अस्थाई, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, अस्थाई। ठीक है। जैसे हमारा अभी हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, उसमें हमारा मूत्राशय ही दिखेगा बेटा। वो हमारा क्या करता है? मूत्र को संग्रहण करता है अस्थायी रूप से। उसी प्रकार हमारा रेक्टम है यहाँ पर। रेक्टम क्या करता है बेटा? ये या मलाशय हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मलाशय। क्या बोलते हैं बेटा? मैं लिख देता हूँ यहीं पर, मलाशय। ये क्या करता है? मल को स्टोर करता है कुछ समय के लिए। ठीक है। और उसी प्रकार अगला भाग होता है एनस। ठीक है। इसको हम गुदाद्वार कहते हैं, गुदाद्वार, यानी यहाँ से हमारा मल त्याग होता है इस भाग से। ठीक है, गुदाद्वार। ठीक। तो इस तरह से हमने देखा, ये चित्र हमें दिखाई दे रहा। तो यकृत हो गया, और आग्नेयाशय ये इस प्रकार से एक ग्रंथि ये दिख रही है आपको। ठीक है। तो मैं ग्रंथि को थोड़ा सा किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है। तो ग्रंथियों में आप देख सकते हैं, पहली सेलिवरी ग्रंथि दिख रही है, सेलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि दिख रही है। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों को ये भी दिख रहा है, यकृत भी दिख रहा है, और अमाशय हमारा दिख रहा है। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि इसी के अंदर होती है, जठर ग्रंथि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और यकृत, लीवर हो गया हमारा, यकृत यानी। उसके बाद हमारा अगली ग्रंथि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय दिख रही है बेटा, अग्नाशय हम लोगों को दिखाई दे रही है। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो छोटी आंत में हमारा ग्रंथि होती है, कौन सी? कौन सी बेटा? जिसका नाम थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सी ग्रंथि है? वो है आप लोगों की आंत्र ग्रंथि। कौन सी? आंत्र ग्रंथि किस में होगी? हमारे छोटी आंत में होगी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आंत्र, ये गलत हो गया, आंत्र ग्रंथि। ठीक है। ये हमारा आंत में होता है। ठीक हो गया, यानी छोटी आंत में होता है। ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ों को समझते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको फ्लो चार्ट में बताता हूँ आप लोगों के। चित्र में इतना ज़्यादा डिटेल में बताया जाना संभव नहीं है बेटा। मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। जब तक मैं इसे बनाऊँगा तब तक आप बहुत सारी चीज़ें खुद से रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं कुछ डब्बे बनाता हूँ बेटा यहाँ पे। ये देख लेते हैं। पहला ये, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बेटा हमें इसमें। उसके बाद हमारा ये है, और चलिए ये हो गया। उसके बाद ये है। ठीक। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं आगे। अमाशय हो गया हमारा, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम। बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। चलिए हम पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं आपका क्या? हम पढ़ रहे हैं बेटा आपका पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हम क्या देख रहे हैं अभी? हम देख रहे हैं इसके भागों को फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि हम इसको जल्दी से रिवाइज कर पाएँ बेटा। ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ आप लोगों का। ये हमारा क्या है बेटा? पाचन तंत्र। ये पढ़ रहे हैं बेटा क्या? पाचन तंत्र। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि हमको पढ़ने में ये इजी हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहला भाग है हमारा मुख, या मुख गुहा हम बोल सकते हैं। चलिए
उसके बाद दूसरा भाग है बेटा ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बेटा ग्रास नली, ग्रास नली फुट पाइप जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद है हमारा आमाशयी, आमाशयी। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है छोटी आंत, शूद्र आंत जिसको हम बोल सकते हैं, छोटी आंत। और उसके बाद दिख रहा है बेटा आप लोगों को बड़ी आंत, बड़ी आंत, बृहद्रांत्र जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो मुख्य गुहा है बेटा, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मुख्य गुहा के अंदर अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप है कैसे हमारा पाचन तंत्र कैसे जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, चलिए ये जो मुख्य गुहा वाला पोर्शन है बेटा, आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है? आप लोगों को इसके अंदर दांत दिखाई देते हैं, आपकी जीभ दिखाई देती है, दांत, जीभ, इसी प्रकार लार ग्रंथि। क्या? दांत हो गया, दांत, जीभ, और आप लोगों को दिखाई देता है इसमें लार ग्रंथि। ठीक हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, या सैलिवरी ग्रंथि भी बोल देते हैं बहुत बार, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो दांत है बेटा, ये जो दांत है देखो, यहाँ पे जो मुख गुहा होती है, यहाँ पे अंतर्ग्रहण की क्रिया हो रही है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हम इसको छोड़ते चलेंगे। अंतर, जगह नहीं है, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं बेटा अंतर्ग्रहण की। ठीक है, यहाँ पे जो मुख गुहा होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन की प्रक्रिया यहीं पर हो रही है, ध्यान दे दीजिएगा। अंतर्ग्रहण यहाँ से होता है हमारे शरीर में। ठीक है, कुछ एक कोशिकी जीवों के, उनके कोशिका की सतह होती है, वहाँ से अंतर्ग्रहण होता है, उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे हमारा मुख गुहा है जहाँ से अंतर्ग्रहण हो रहा है। इसमें हमारे मुख के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? दांत होती है, दांत होते हैं, जीभ होती है, और लार ग्रंथि होती है। दांत जो होते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। मिक्सी देखिए आप लोगों ने, ये मिक्सी की तरह काम कर रहे हैं। इनका काम है भोजन को काटना, पीसना, चीरना, पीसना, काटना और भोजन को चीरना। किसकी बात हो रही है? भोजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो का काम है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। भोजन को ये काटने का, पीसने का और चीरने का काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। ठीक है, कौन कौन से दांत होते हैं आपके? जो चबाने वाले होते हैं, चौर्णक हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार आपके काटने वाले होते हैं, कृंतक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार चीरने वाले होते हैं, रदनक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार काफ़ी सारे आप लोगों के, यानी 32 दांत आप लोगों के मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में बात करूं तो 16। ठीक है, तो उसी प्रकार एक साइड हमारे 8 दांत होते हैं, दूसरी साइड 8 दांत होते हैं। उसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये वो बिल्कुल एक से समान एक ही प्रकार के दांत होते हैं। 8 इस तरफ जो है, उसी प्रकार 8 अगले जबड़े के सामने की तरफ होंगे। उसी प्रकार जो 16 ऊपर हैं, 16 नीचे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो दांत हमारे क्या करते हैं? काटने, चीरने और पीसने का काम करते हैं भोजन को। एक प्रकार से मिक्सी जैसा ये काम करते हैं, जैसे हमारी घरों में मिक्सी करती है। जो हमारा क्या कहते हैं, लहसुन पीसना होता है, प्याज पीसना होता है, उसको किस प्रकार करती है, ये उसी प्रकार हमारे दांत करते हैं। जीभ जो होती है बेटा, भोजन को रोल करने का काम करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, भोजन के साथ लार को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं लार ग्रंथि की बात करता हूँ। ये जो लार ग्रंथि होती है बेटा, इसमें से लार निकलती है। इसमें से क्या निकलता है बेटा? लार निकलती है। ठीक हो गया। और ये जो लार ग्रंथि होती है हमारे जो मुंह में होती है बेटा, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, पाई जाती हैं बेटा। कौन कौन सी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं? ठीक है, तो इतना डिटेल में ऐसे हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि क्या निकलता है इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा, चलिए तो यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमारी जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, एक तो होती है बेटा
हमारी जो क्या करती है, जो हमारे कर्ण के पास पाई जाती है, कर्ण पूर्व उसको बोलते हैं, कान वाले के सामने, जो मुंह के अंदर कान के सामने की तरफ, ठीक है, यानी कान के पास लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे आप लोग भोजन चबाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे फील करते हो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा एक प्रकार का प्रेशर फील करते हो कान में, यानी कहीं ना कहीं कान के पास जुड़ी हुई एक ग्रंथि है हमारी, जिसको कर्ण पूर्व बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे अधो जिह्वा बोलते हैं, जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा एक होती है अधो जंग बोलते हैं उसको, अधो जंब करके बोलते हैं, ठीक। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, इन सबसे कंबाइन रूप से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या क्या निकलता है, इसमें से एंजाइम निकलते हैं बेटा। क्या निकलते हैं, इनमें से हमारे एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, एक तो हमारा है लार एमाइलेज कहते हैं, क्या बोलते हैं, लार एमिलेज या एमाइलेज, जो भी कहना चाहो। और लाइसोजाइम बनता है बेटा, लाइसोजाइम निकलता है, और जल होता है। जो हमारा लार होता है, इसमें क्या क्या होता है मैं उसकी बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतनी ग्रंथियों का डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें हमारा होता है लार एमिलेज, लार एमिलेज, यही एक वही यही एंजाइम है बेटा उसमें, ठीक है। बाकी लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम, और उसके बाद तीसरा भाग होता है बेटा इसका जल, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा भाग इसका क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो जल तो पता ही है आप लोगों को, मुंह में क्या किस चीज़ का काम करता है। जल जो है हमारे भोजन में क्या करने का काम करता है, भोजन को थोड़ा सा तरल बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो इजीली निगला जा सके, ठीक है। तो ये जो होता है लार एमिलेज होता है, ये स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है, यानी मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्टार्च का पाचन। ये क्या करता है बेटा, स्टार्च पाचन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्टार्च के बारे में, चलिए, ठीक है। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च पाचन में हेल्प करता है, ठीक हो गया बेटा, ठीक। उसके बाद अगला दिख रहा है लाइसोजाइम, इसका काम क्या है, ये भी हमारे लार का ही हिस्सा है। लार इनसे मिलकर बना है, 3 चीज़ों से, क्या क्या, हमारा लार एमिलेज हो गया, हमारा लाइसोजाइम हो गया, और हमारा जल हो गया, ठीक है। लार एमिलेज का काम यही एक एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है, यानी कुल मिलाकर हम स्टार्च बोलते हैं एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। पूछता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी आहार नाल में कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं दिख रहा जो प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, तो यानी मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का काम क्या है, जो हमारे भोजन में जीवाणु आए हैं उनको नष्ट करना। लाइसोजाइम क्या होता है, ये भी एक एंजाइम है जो जीवाणु को नष्ट करता है। जो हमारे भोजन में जीवाणु आते हैं ना, जीवाणु को नष्ट करना इसका काम है। बाकी आप लोगों को जल का कार्य पता ही है। जल क्या करता है बेटा, भोजन को निगलने योग्य बनाता है, आराम से जल को, जो भोजन है उसको निगला जा सके, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद बात करते हैं जीभ। जीभ क्या करता है, इनको रोल करने का, मिक्स करने का काम करता है। जीभ का काम क्या होता है, जो लार होता है इसको भोजन के साथ मिक्स करना। मैं अगर इसकी बात करूं तो लार को भोजन के साथ मिक्स करना, लार को भोजन के साथ मिलाना, ये इसका काम है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में सच अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। यानी इसका काम क्या है, लार को भोजन के साथ मिलाना इसका काम है जीभ का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दांत का काम है काटना, पीसना, चीरना भोजन को। जीभ का काम है लार को भोजन के साथ मिलाना, ताकि जो एंजाइम है उसमें मिल सके, और भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है उसका पाचन आराम से हो सके। लार ग्रंथि से हमारा लार निकलती है, ठीक है। ये हमारी लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारा कान के पास पाई जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं कर्ण पूर्व बोल रहे हैं। एक है अधो जिह्वा बोल रहे हैं, जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और एक होती है आपकी अधो जंघ करके होती है, ठीक है। ये भी हमारी जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, इनमें से मिश्रित रूप से जो निकलता है, क्या क्या निकलता है बेटा, इनमें से निकलता है हमारा 3, ये जो लार है हमारे 3 भागों से मिलकर बना है। एक है लार एमिलेज,
जो कि स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। हमारे भोजन के साथ जो भी जीवाणु आए हैं जो कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और साथ में तीसरा भाग जल होता है, जल ही इसका सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जल हमारा क्या कर रहा है, भोजन को सुगमता से निकलने योग्य बना रहा है, ताकि हमारे फूड पाइप, पतला सा पाइप है ना, तो उसमें से आसानी से पच सके। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आते हैं ग्रसनी में। अब किस में आ रहे हैं बेटा, हमारे ग्रसनी में। ठीक है, ये जो ग्रसनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। इस ग्रसनी की अगर मैं बात करूं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में किसी का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाचन नहीं होता है यहाँ पर। एक और बात याद रखिएगा, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का क्या है, एक प्रकार का स्विच है, कॉमन भाग है। यानी जो श्वसन तंत्र है इसी से जुड़ा हुआ है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, जो दोनों को आपस में जोड़ता है। ये क्या है हमारी बेटा, ग्रसनी है। ग्रास नली क्या है, एक पतला सा पाइप है। ठीक है, पाइप है, इसमें से भोजन होके हमारे अमाशय तक। इसका काम क्या होता है, भोजन को मुख से अमाशय तक लाना। इस ग्रास नली का काम क्या है बेटा, इस ग्रास नली का काम है भोजन को क्या करना, भोजन को मुख से अमाशय तक लाना, अमाशय तक लाना। इसका काम ये है, भोजन को क्या करेगा, ये मुख से अमाशय तक लाएगा। और एक और बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्रमानुकुंचन प्रक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रास नली में मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन। ठीक है, क्रमानुकुंचन हमारी प्रक्रिया होती है। देखा होगा आप लोगों ने, जो ट्यूब पे वो हमारा टूथपेस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए वो खत्म हो चुका है आप लोगों का टूथपेस्ट। तो आप क्या करते हैं, उसे दबा दबा के पीछे से प्रेशर लगाते हुए आप लोग लाते हैं ना, पीछे से जितना है सिकुड़ता हुआ जाता है, आगे को चौड़ा होते जाता है, जितना ज़्यादा वो एरिया लेगा तो वो पेस्ट इस तरीके से हमारा। इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, शिथिलन सिकुड़न, शिथिलन। तो जैसे जैसे भोजन आगे को जाता है वो फैलते जाता है, फिर भोजन को पुश करने के लिए पीछे से प्रेशर करता है, ये दबाता है। ठीक है, तो ये दबाता है तो भोजन आगे को खिसक खिसक के जाता है। जैसे हमने पाइप देखा है ना, पाइप में से कोई चीज़ निकालनी हो आप लोगों को, मान लीजिए मैं कहूँ एक पाइप में से छोटी सी गोली निकालनी है आपको। ठीक है, तो वो गोली उसी साइज की है, पाइप की आकार की लगभग लगभग है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, बार बार पीछे से प्रेशर देते हुए उसको खिसकाते हुए लाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रासनली काम करती है। यानी जो जहाँ जहाँ भोजन जाता है उस टाइम पे ये क्या होती है, चौड़ी होती है, फैल जाती है। जैसे जैसे भोजन को आगे को पुश करना होता है, पीछे से दबाव उत्पन्न करती है। ठीक है, धीरे 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 करके भोजन आगे की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे हमारे अमाशय तक पहुँचता है। ठीक है, तो यानी क्रमानुकुंचन कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रास नली में होता है। कहाँ, ग्रास नली में। इस ये क्रमानुकुंचन का मतलब क्या है, शिथिलन, शिथिलन प्लस संकुचन। ये दोनों प्रक्रियाएं क्रमशः चलते रहती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, भोजन खिसकता रहता है आगे को क्रमानुकुंचन द्वारा। ठीक है, और ये ग्रास नली में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं बेटा अमाशय। इसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा अमाशय की। अमाशय की अगर बात करूँ तो ये बेटा एक जे आकार की एक संरचना है। कैसी संरचना है बेटा, ये एक जे आकार की संरचना है। कैसी होती है, मतलब जे जैसी दिखाई देती है, जैसे हमारा जो इंग्लिश का लेटर है ना, जे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा, आप लोग नोट करना है तो ये क्रमानुकुंचन वाले को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, अमाशय की। अमाशय जो है जे आकार की एक संरचना है बेटा। जे आकार का, जे जो हमारा इंग्लिश का लेटर है, जे आकार की उसकी उस लेटर जैसी दिखने वाली संरचना है। एक मिनट, ये क्या है बेटा, जे आकार की एक संरचना है। क्या है, जे आकार की एक संरचना। ठीक है, इसका जो आकार होता है जे जैसा होता है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। हमने अपने आहार नाल में इस प्रकार का भाग देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर इसे गौर से देखो तो कहीं ना कहीं जे हम जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ जे होता है तो जे आकार जैसी संरचना बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा अमाशय वाला भाग होता है, स्टोमक जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। चलिए, और
ये जो होता है क्या करता है, 4 से 5 घंटे यहाँ पे भोजन संग्रहित रहता है। क्या दूसरी अगर मैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात देखूं तो 4 से 5 घंटे, करीब 4 से 5 घंटे भोजन संग्रहित होता है यहाँ पे बेटा, क्योंकि भोजन का पाचन हो रहा होता है, संग्रहित रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा हम जो भोजन करते हैं तो उसको पचने में करीब 5-6 घंटे लगते हैं ना। ठीक है, तो 4-5 घंटे तो कम से कम अमाशय में रहता है हमारे। ठीक हो गया, तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे बेटा। ये जो अमाशय है ये क्या करता है, भोजन के पाचन में हेल्प करता है। और एक और चीज़ इसके बारे में बात करें बेटा, इसमें कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो हमारा अमाशय है बेटा, मैं ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस अमाशय की बात कर रहा हूँ। ये अमाशय जो है हमारा, इसमें कुछ ग्रंथियाँ हैं बेटा। उन ग्रंथियों का नाम क्या है, उन ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथि। मैं अमाशय के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, बाकी आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये जो अमाशय है इसमें जठर ग्रंथियाँ होती है बेटा। क्या होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक है, जठर ग्रंथि। ये भी हमारी 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारी मुख्य कोशिका बोलते हैं, मतलब जो ग्रंथियां होता है इनका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ होता है। एक तो बोला जाता है मुख्य कोशिका, ठीक है। इसी प्रकार हमारे काफ़ी सारी श्लेष्म कोशिकाएं हैं और इसी प्रकार बहुत सारी होती हैं, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना आप लोग याद रखिए कि जो जठर ग्रंथि है, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, जठर ग्रंथि। यहाँ पे क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, या इंग्लिश में कहें गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथि, इसमें से क्या क्या निकलता है, बस इतना सा आप लोग याद रखिए। इससे 3 चीजें निकलती हैं बेटा। ठीक है, इससे तीन चीजें कौन कौन सी निकलती हैं। एक होता है आपका पेप्सिनोजेन, सीनोजेन, पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन, या इससे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, करेक्ट इंग्लिश वर्ड है पेप्सिनोजन या जेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन, इसमें से एक एंजाइम निकलता है। ये क्या है बेटा, एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, आगे देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें से निकलती है बेटा, वो है हमारा HCl। क्या निकलता है बेटा, इसमें से एक और चीज़ निकलती है, उसका नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक और चीज़ निकलती है बेटा, श्लेष्म। श्लेष्म, ठीक हो गया। ये जो पेप्सिनोजेन है बेटा, ये देखो, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो पेप्सिनोजेन है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। लेकिन ये क्या होता है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी क्या है, अक्रिय है। ठीक है, ये क्या है, मैं ध्यान से देखिए, ये अक्रिय है, अभी अक्रिय है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। कैसे कन्वर्ट होता है अभी देखते हैं। जब इसको HCl मिलता है बेटा, HCl मिलता है, तब ये क्या होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ये पेप्सिन किस में हेल्प करता है बेटा, प्रोटीन के पाचन में। किस में, प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, सहायक। यानी ये जो हमारा पेप्सिन है प्रोटीन के पाचन में सहायक है, लेकिन पेप्सिनोजेन अक्रिय है बेटा। ठीक है, ये काम नहीं करता है। जब तक इसको HCl ना मिले तब तक ये काम नहीं करता। इसलिए HCl का सीधा सीधा एग्जाम हमसे पूछा जाता है, HCl के कार्य। ठीक है, तो HCl का पहला कार्य यही है हमारा, क्या करना, पेप्सिनोजेन को क्या करना, कार्य योग्य बनाना, सक्रिय करना। ठीक है, इसका पहला काम यही हो गया, पेप्सिनोजन को सक्रिय करना। ठीक है, जब HCl मिलता है तब ये सक्रिय होता है। दूसरा काम क्या होता है, जो जीवाणु आते हैं ना हमारे भोजन के साथ, बचे हुए जीवाणु, कुछ तो हमारा जो हमारे मुंह में आया था थोड़ी देर पहले, जो लार में हमारा लाइसोजाइम था, उसने नष्ट कर दिए थे। लेकिन बचा खुचा जो भी और बचे हुए जो जीवाणु विषाणु हैं, तो उनको भी ये HCl नष्ट करने का काम करता है। मैंने कह सकता हूँ जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु नष्ट करना। एक और काम होता है बेटा, भोजन को अम्लीय करना। अम्लीय माध्यम
बनाना या प्रदान करना। ठीक है, भोजन को अम्लीय बनाना या भोजन को के माध्यम को क्या करना, अम्लीय करना। ठीक है, तो ये 3 काम हैं एचसीएल के, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग नोट करेंगे। पहला काम क्या है, पेप्सिनोजन को सक्रिय करना, पेप्सिनोजन को किस में बदलना, पेप्सिन में बदलना, ताकि वो प्रोटीन का पाचन कर सके। ठीक है, और दूसरा कार्य है जीवाणु, जो भोजन के साथ जीवाणु आए हैं उनको नष्ट करना और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ श्लेष्म में, तो श्लेष्म का क्या कार्य है बेटा, आप देखो एचसीएल क्या है, एक बड़ी मतलब कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी अम्ल है जो क्या कर सकती है, हमारे अमाशय को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, नष्ट कर सकती है, एक तरीके से उसकी पूरी दीवार क्या कर सकती है, जला सकती है। ठीक है, अम्ल का काम एक तरीके से क्या करना है, एक जो उसका जलीय जो जो जीव द्रव्य है उसको क्या कर लेगा, ये सारा का सारा जीव द्रव्य बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा कह सकते हैं हम कंसंट्रेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे सेफ्टी के लिए हमारे उसमें श्लेष्म भी निकलता है जठर ग्रंथियों से, ताकि ये एचसीएल से इसे नुकसान ना हो। ठीक है, तो श्लेष्म का पहला काम ही क्या है, अमाशय की सुरक्षा करना, अम्ल से अमाशय की सुरक्षा करना। मैं सीधे से अमाशय की सुरक्षा लिख देता हूँ, यानी अमाशय की सुरक्षा। ठीक है, तो ये श्लेष्म का काम क्या है बेटा, अमाशय की सुरक्षा करना, अमाशय को सेव करना इस एचसीएल से, ताकि ये एचसीएल क्या करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, तो इस तरह से हमने अग्नाशय ना, हमारे अमाशय में क्या क्या पढ़ा बेटा, कि ये जे आकार की एक संरचना है, और जो जहाँ पे 4 से 5 घंटे भोजन संग्रहित रहने वाला है, और इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो के उनमें कुछ जो भी जठर रस निकलता है। ठीक है, इस जठर ग्रंथि से क्या निकल रहा है बेटा, जठर रस निकल रहा है। ये जठर रस, ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है जठर रस में, ये क्या है बेटा, जठर रस है, जठर रस है। और इस रस में क्या क्या होता है बेटा, पेप्सिनोजेन होता है, एचसीएल होता है, और श्लेष्म होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन का काम क्या है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा, लेकिन अभी ये अक्रिय है, जैसे ही इसको एचसीएल मिलता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है, तब जाके ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें एचसीएल की, तो ये क्या करता है, पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने का काम करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, और अम्लीय माध्यम प्रदान करता है भोजन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है श्लेष्म, ये क्या करता है, अमाशय की सुरक्षा करता है, किससे, एचसीएल से, एचसीएल ताकि उसे नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो अब फिर से वहीं पे आते हैं हम। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा छोटी आंत की। ठीक है, छोटी आंत की बात करूं, तो यानी यहाँ पे मुख्य रूप से जो पाचन होता है, देखो मैंने ध्यान से देखना, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। जो ये मुख्य गुहा थी बेटा, यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, ना तो प्रोटीन का हुआ था और ना ही वसा का हुआ था। ग्रसनी में किसी का पाचन नहीं हुआ था, ग्रासनली में किसी का पाचन नहीं हुआ। अमाशय की बात करें तो यहाँ पे केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे केवल प्रोटीन का पाचन होता है। एग्जाम में पूछता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ना तो मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, ना ग्रसनी ना ग्रासनली, कहाँ से, अमाशय से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अलग बात है बाकी बचे हुए ग्रसनी में भी नहीं हो रहा है, ग्रास नली में भी नहीं हो रहा है, अमाशय में भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, बस केवल मुख गुहा में होता है। लेकिन स्टार्ट वहाँ से हो चुका है, प्रारंभ कहाँ से होता है ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद बात करें वसा की, तो वसा का पाचन ना तो मुख गुहा में होता है, ना ही ग्रसनी में, ना ही ग्रास नली में, ना ही अमाशय में। कहाँ पे होता है बेटा, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यानी जो वसा का पाचन है छोटी आंत में ही स्टार्ट होता है और यहीं पे समाप्त होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो पाचन क्रिया है वो हो तो गई है मुख से स्टार्ट, लेकिन ये समाप्त कहाँ पे होती है, छोटी आंत में। अभी हम कहीं पे नोट कर लेंगे इसको भी, कहाँ पे समाप्त होती है, छोटी आंत में। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में देखो, छोटी आंत में कुछ और चीजें मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, देखते हैं इसको। एक तो ये है बेटा, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज बना देता हूं मैं। ये, और उसके अलावा मैं एक और चीज बनाऊंगा। चलिए, अब ये समझते हैं क्या है। ठीक है, एक होता है बेटा हमारा अग्नाशयी। अग्नाशयी भी क्या होता है, हमारी छोटी आंत में जुड़ता है, मतलब अमाशयी और छोटी आंत के बीच में वहां पे कहीं जुड़ता है। ठीक है,
अग्नाशय भी जो होता है एक पाइपलाइन द्वारा हमारे छोटी आंत में जुड़ा होता है। और उसके बाद हमारा ये जो पित्ताशय होता है बेटा, ये जो पित्ताशय दिख रहा है ये भी हमारा छोटी आंत में जुड़ा होता है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ये हमने लिखा हुआ है पित्ताशय है, पित्ताशय। और पित्ताशय किसके ऊपर बैठा हुआ है बेटा, ये किसके ऊपर बैठा हुआ है इसको देखते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है गुलाबी रंग का, ये हमारा यकृत है, लीवर है, यकृत। ध्यान से देखिए, अग्नाशय से बेटा निकलता है, ये जो अग्नाशय है, मैंने यहाँ पे जो अग्नाशय बनाया हुआ है इसमें से हमारा क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अभी, अग्नाशयी रस निकलता है, ये हमारी पत्ती जैसी संरचना है हमारा। अगर चित्र में मैं दिखाऊं एक बार आपको, ये जो भाग दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, ये वाला जो भाग है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा है बेटा अग्न्याशय है। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा यकृत है, ये जो लाल दिखाई दे रहा है इस तरीके से बनाया हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो है हमारा पित्ताशय है। तो गॉल ब्लैडर लिखा है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय को बोला जाता है, किसको, पित्ताशय को। सुना होगा ना वो बाइल, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है बेटा, बाइल निकलता है, या पित्त की थैली आप लोगों ने सुना होगा घरों में कई बार, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो यकृत है बेटा इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है बेटा, यकृत का कार्य होता है पित्त निर्माण, पित्त निर्माण। चलिए, पित्त निर्माण हुआ, इसको स्टोर कहाँ किया जाता है बेटा, इसको स्टोर किया जाता है पित्ताशय में, यानी इसका काम क्या है, पित्त संग्रहण, यानी पित्त को क्या करेगा, संग्रहित करेगा, रखेगा, जब जरूरत होगी तब तब हमारे पाचन तंत्र में यानी छोटी आंत में हमारा क्या कर देगा, भेज देगा, ठीक है। छोटी आंत से पहले भेजता है अमाशय, और छोटी आंत के बीच में ये जुड़े रहती हैं दोनों के दोनों, अग्नाशय और ये, ठीक है। और अग्नाशय में से निकलता है बेटा, अग्नाशयी रस निकलता है, यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलता है, तो अग्नाशयी रस निकलता है इससे, ठीक हो गया। तो इनके भी कार्य पढ़ेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा ये अमाशय वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, वरना सब कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को फिर आगे जाके। तो आप लोग नोट कर ही चुके हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सा निकलता है एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहीं पे इसको नोट भी कर देता हूँ। जठर रस में हमारा क्या क्या हो गया था, हमारा पेप्सिनोजेन ना लिख के सीधे मैं पेप्सिन लिख देता हूँ, पेप्सिन हो गया, आपका HCl हो गया, और आपका तीसरी चीज़ क्या है बेटा, श्लेष्म हो गया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो ये तीन चीज़ें निकलती हैं, इनके कार्य मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो अग्नाशय में से निकल रहा है बेटा, अग्नाशयी रस निकल रहा है, पित्ताशयी में जो यकृत है इसमें पित्त का निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यकृत यानी जो ये वाला भाग है हमारा, इसमें क्या होता है बेटा, पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत बार बोलते हो ना घरों में, कलेजी कलेजी बोलते हो, तो ये इसी भाग को हम बोल रहे हैं, ठीक है, यकृत की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से पित्ताशय होता है बेटा, छोटी सी थैली जैसी होती है पित्ताशय, और यहाँ पे पित्त का संग्रहण होता है, पित्त क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जब जब हमारे आहार नाल में इसकी ज़रूरत होती है तब तब ये वहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पित्त का संग्रहण होता है यानी स्टोर किया जाता है, ठीक हो गया। अग्नाशय में से अग्नाशयी रस निकलता है, ये भी पाचन में हेल्प करेगा, अभी आगे जाके देखते हैं हम इसको, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, जो छोटी आंत है बेटा, ये जो छोटी आंत है यहाँ पे पाचन क्रिया समाप्त होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होती है बेटा, पाचन क्रिया समाप्त, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। साथ ही साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट कार्य होता है यहाँ पे बेटा, वो क्या है, भोजन का अवशोषण, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम जिसको हम विलाई बोलते हैं, द्वारा भोजन का अवशोषण, द्वारा
भोजन का अवशोषण। ठीक हो गया। तो हमारी जो छोटी आंत है बेटा, यहाँ पे पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और हमारा प्रोटीन सबका पाचन हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो भी बचा खुचा, देखो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो गया। ठीक है, बचा हुआ छोटी आंत ने कहा भाई जितना पाचन तुमने कर लिया, अब बचा हुआ मैं करूँगा। ठीक है, यानी जितना बचा हुआ कार्य होता है ये करता है। और प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय से स्टार्ट हो गया, लेकिन इसने कहा भाई जितना प्रोटीन बचा हुआ है अब मैं पचा लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये पचाता है। और उसके बाद जो वसा है, वसा तो यहीं से पाचन स्टार्ट होता है और यहीं पर समाप्त होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, वसा के पाचन के लिए पित्त बहुत जरूरी है। ठीक है, पित्त क्या करता है, इसका इमल्सिफिकेशन करता है। हम अभी पढ़ने वाले इमल्सीकरण क्या होता है वो करता है, तो उसके बाद से हमारा उसका पाचन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ी आंत में भी कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम छोटी आंत को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये जो बड़ी आंत है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जल जो जल होता है हमारा, भोजन जो भी हमारा वेस्ट है ना, अब यहाँ पे अपशिष्ट आ गया ना सारा का सारा, क्योंकि ये बाहर की ओर जाना है। जो भी काम की चीज़ें हैं छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। अब जो भी बड़ी आंत में जाने वाला है ये सारा का सारा क्या अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जो हमारे मल में जो मल बन रहा है भी, उसमें जो अतिरिक्त क्या है, जल है, जल प्लस खनिज लवण, इनका क्या होगा बेटा, अवशोषण। ध्यान रखिएगा, जल का अवशोषण कहाँ होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारे आहार नाल के कौन से भाग में होता है, बड़ी आंत में होता है। देखो नाम तो बड़ी है, बड़ी से मतलब क्यों है, क्यों बड़ा बोला जाता है, क्योंकि ये चौड़ी होती है बेटा, इसलिए इसे बड़ा बोला जाता है। जबकि छोटी आंत पतली होती है, तब जाके इसे छोटा बोला जाता है। अन्यथा सबसे बड़ा भाग जो हमारी आहार नाल का छोटी आंत है, 6 से 7 मीटर के करीब 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 इसकी लेंथ होती है। 6 से 7 मीटर का आप मतलब आप समझ सकते हो बेटा। ठीक है, तो 6 से 7 मीटर करीब इसकी लेंथ होती है, अच्छी खासी लेंथ होती है बेटा इसकी। ठीक, तो बस ये क्या रहती है, बस उलझी हुई रहती है, इसलिए ये क्या है, हम इसकी लेंथ का पता नहीं चल रहा है हमें। ठीक है, वरना जवाहर नाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत है, बस नाम जरूर छोटी आंत है इसका, लेकिन लंबा सबसे बड़ा यही है। ठीक है, और बड़ी आंत जो है, यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बस स्पेशली जल को जरूर याद रखेंगे आप, क्या जल का अवशोषण होता है बेटा यहाँ पे। और छोटी आंत में पाचन क्रिया संपूर्ण होती है और यहीं पर अवशोषण क्रिया भी होती है। ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया यहाँ समाप्त होती है यानी पूर्ण होती है, और साथ में अवशोषण की क्रिया भी यहाँ पर ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको भी, ये जो हमारा बड़ी आंत है, इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा ना, जो वेस्ट है कहाँ जाएगा, मल द्वार। मल द्वार से हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ जाने वाला है, मल द्वार में जाने वाला है। तो इतना मैं आगे को नहीं बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी बॉडी के बारे में है, तो ये जानना ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है, काम आने वाला है आप लोगों को आगे जाके। चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं अगली ग्रंथि। देखो हम लार ग्रंथि के बारे में अच्छी खासी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लार ग्रंथि में हमारा कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लार है वो, उसमें लार में हमारे, और उसके बाद हम जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में भी पढ़ चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये क्या क्या करती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी एक और ग्रंथि आ रही है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा, यकृत है। उसका नाम क्या है, यकृत है। यकृत में हमारा पित्त निर्माण होता है। यहाँ पे इसमें ध्यान रखिएगा, ये पित्त कोई एंजाइम नहीं है बेटा, पित्त कोई एंजाइम नहीं है, यानी ये क्या है हमारा, ये एक प्रकार का लवण है कह सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यकृत है ये क्या कर रहा है, हमारा किसका निर्माण कर रहा है, पित्त का निर्माण कर रहा है। ठीक है, पित्त का निर्माण कर रहा है, उसको कहाँ भेजता है बेटा, पित्ताशय में भेजता है, और पित्ताशय में उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब ये पित्त का काम क्या होता है देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस पित्त की, इसका कार्य क्या है। इसका पहला कार्य है वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, इमल्सीकरण शब्द याद रखना, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। इमल्सीकरण, और ये क्या करता है, और साथ ही इसका काम क्या है,
आंत्र जो है वो उस कि जो आंत्र रस है बेटा, उसको काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। ठीक है, तो उसको क्षारीय माध्यम इसी से मिलता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भोजन को क्षारीय बनाना। देखो जो अमाशय से भोजन आ रहा है वो अम्लीय है, अब ये भोजन को क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा। ठीक है, क्षारीय बना के क्या फायदा है, जो हमारे आंत से जो एंजाइम निकलेगा बेटा, वो एंजाइम तभी काम कर सकता है जब क्षारीय माध्यम हो, अम्लीय माध्यम में वो कार्य नहीं करता है, तो इसलिए उसको क्षारीय होना जरूरी है। अब इमल्सीकरण का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो इमल्सीकरण है बेटा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो फैट होता है, मान लीजिए इस प्रकार से क्या है हमारा, ये हमारा बेटा फैट है, ये क्या है, फैट का एक बड़ा सा अणु है। ठीक, अब ये इतना बड़ा अणु पच पाना बहुत मुश्किल है, इसका डाइजेशन, क्योंकि जो हमारा आंत्र आंत्र में हमारा वो एंजाइम होता है बेटा, जो हमारा वसा के पाचन में हेल्प करता है, किसके, वसा के पाचन में हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्षारीय माध्यम में ही काम करेगा, ये तो समझ आया। साथ ही साथ ये इतने बड़े अणु को तोड़ने से पहले ही हाथ खड़े कर देता है, ये बोलता है इसको पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ो। ठीक है, पहले इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा, छोटे छोटे गोलों में तोड़ा। मतलब ये क्या है, जो वसा है बड़े बड़े गोलों के रूप में होता है, इन गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। यानी ये छोटे गोलों में तोड़ना, ऐसे करना, ये बेटा इमल्सीकरण कहलाता है। इमल्सीकरण कहलाता है। इस कार्य को कौन करता है बेटा, इस कार्य को हमारा पित्त करता है। पित्त का काम क्या होता है बेटा, बड़े गोलों को छोटी गोलियों में तोड़ना। वसा की बड़ी गोलियों को, ये जो वसा है इसकी बड़ी गोलियां लिख भी सकते हो, बड़ी गोली को किसकी, वसा की छोटी गोलियों में तोड़ना। किसमें, छोटी गोलियों में, छोटी गोली में तोड़ना वसा की। ठीक है, तो ये काम हमारा इमल्सीकरण कहलाता है बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो इमल्सीकरण आप लोगों को समझ में आया है। और इसके बाद ये क्या है, हाँ एक और मैंने लिखा था कि ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक हो गया, तो इतनी चीज़ें हो गया हमारा क्या करना, भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना एक और कार्य इसका था, मैंने बता दिया था। चलिए, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। पित्त, हमारे यकृत में पित्त का निर्माण हो रहा है और पित्ताशय में स्टोर होता है, और पित्ताशय से एक नली जुड़ी होती है, हमारे जो छोटी आंत और अमाशय के बीच में जुड़ती है बेटा, छोटी आंत और अमाशय के बीच में जुड़ती है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है बेटा, पित्त का कार्य क्या होता है हमारा, जो भोजन है उसको क्या करना है, क्षारीय माध्यम प्रदान करना, यानी उसको क्षारीय बनाना। और साथ ही साथ ये वसा का इमल्सीकरण करता है बेटा, वसा का इमल्सीकरण करता है, ये काम हमारा पित्त का होता है। और पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि पित्त में एंजाइम नहीं होता है बेटा। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारा अग्नाशय की। ये भी बड़ा अच्छा भाग है हमारा अग्नाशय। ये जो अग्नाशय होता है बेटा, इसमें से निकलता है अग्नाशयी रस। क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। ये जो अग्नाशयी रस है बेटा, ये पहली चीज तो ये क्षारीय माध्यम में काम करेगा, ये भी, इसको भी क्षारीय माध्यम चाहिए। अगर क्षारीय माध्यम नहीं होगा तो ये बेटा काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एंजाइम होता है बेटा, कौन सा, लाइपेज। और क्या होता है, इसको कहीं पे अच्छे से लिखना पड़ेगा, चलिए लिख लेते हैं, आगे बता दूंगा। इंसुलिन और ट्रिप्सिन, तीन एंजाइम होते हैं बेटा। लाइपेज हो गया, और इंसुलिन हो गया, और हमारा ट्रिप्सिन हो गया बेटा। लाइपेज, इंसुलिन और ट्रिप्सिन, क्या क्या, लाइपेज, इंसुलिन और बेटा ट्रिप्सिन। लाइपेज का कार्य क्या होता है, वसा का पाचन करना। ठीक है, ये जो लाइपेज होता है ये वसा के पाचन में हेल्प करता है, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका कार्य क्या है, वसा का पाचन। ठीक हो गया। इंसुलिन का कार्य क्या है, ग्लूकोज की मात्रा, जो हमारा रक्त है उसकी मात्रा का नियंत्रण करना। यानी ये क्या करता है, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं ग्लूकोज का क्या करना, नियंत्रण। ठीक है, यानी कहीं पे अलग से लिख लेंगे इसे।
ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ये किस में हेल्प करेगा बेटा? प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा। ये किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन के पाचन में। तो ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ये तो हमने इतने ही एंजाइम पढ़े बेटा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एंजाइम हमारे आहार नाल में होते हैं। ठीक है, तो ये हम इंपोर्टेंट पढ़ चुके हैं। तो लाइपेज का कार्य क्या है बेटा? वसा का पाचन में। ये अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है? लाइपेज, इंसुलिन और ट्रिप्सिन। लाइपेज का कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का पाचन करना, ना सॉरी ग्लूकोज का नियंत्रण, जो मात्रा का नियंत्रण करना। और ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, ग्लूकोज का पाचन नहीं, ग्लूकोज का नियंत्रण करना, रक्त में ग्लूकोज यानी रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, ये काम है इसका। तो मैं इसको अभी अलग से लिखा रहा हूँ, चलिए लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है? जो ये इंसुलिन हार्मोन है ना, ये इंसुलिन एंजाइम है, इसका कार्य क्या है बेटा? जो हमारा ग्लूकोज है तो होता है ग्लूकोज, इसको ये किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। कौन बदल रहा है बेटा? यहीं पे लिख लेते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको ग्लाइकोजन में बदलता है। और ये ग्लूकोज जो होती है ये हमारी रक्त में होती है। ये क्या है? रक्त शर्करा। ठीक है, ये रक्त की शर्करा स्तर को बढ़ाता है, बोलते हैं ना। अब कभी किसी किसी में इंसुलिन अच्छे से, मतलब ये अग्नाशय अच्छे से काम नहीं करता है तो इंसुलिन नहीं बन पाता, इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो बेटा, तो उनमें क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। इस अवस्था को हम बोल देते हैं क्या? बोल देते हैं ना इसको, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। डायबिटीज, डायबिटीज कौन सी अवस्था को बोल रहे हैं? जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता। इंसुलिन का कम श्रावण। ठीक है, इंसुलिन का कम श्रावण हो रहा है या तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होती है वो शर्करा, वो रक्त में ही रह जाती है, यानी रक्त में ही रहती है। तो इस कारण क्या होता है? रक्त का जो शुगर लेवल होता है बढ़ जाता है, शर्करा स्तर होता है बढ़ जाता है बेटा। तो इस अवस्था को हम डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इंसुलिन का जो श्रावण होता है कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारा स्टोर होकर कहाँ? लीवर में जाता है। ठीक है, ये लीवर में यानी यकृत में संग्रहित शर्करा। ठीक है, ये हमारे यकृत में संग्रहित होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा? हमारे रक्त शर्करा को बढ़ाएगा, जिस स्टेज को हम डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, और मधुमेह बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया, इतनी चीज़ें हो गई बेटा। थोड़ा सा आंत के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आंत के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी जो आंत है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ छोटी आंत की। छोटी आंत क्षुद्रांत्र भी इसे बोलते हैं। ये जो छोटी आंत है, यहाँ पे देखो, पाचन क्रिया यहाँ पे समाप्त होती है, पहली चीज़। ठीक है, ये याद रखेंगे कि पाचन क्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है, पहली चीज़। दूसरी दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पे दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है बेटा। ठीक है, और वो भी किस कारण पूर्ण होती है? क्योंकि इसमें जो आंत्र रस होता है, हमारा आंत्र रस होता है, आंत में से जो ग्रंथियाँ होती हैं, आंत्र ग्रंथियाँ हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? आंत्र ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें से आंत्र रस निकलता है बेटा। ये जो आंत्र रस होता है ये क्या करता है? पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। जो भी बचा खुचा वो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में बदल देगा। कार्बोहाइड्रेट इसको किस में बदल देगा बेटा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। इसके एंजाइमों को मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारे एंजाइम है इसमें भी, हमारी क्लास में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन को किस में बदल देता है बेटा? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को
अमीनो अम्ल में बदलेगा बेटा। साथ ही साथ हमारा जो वसा है, वसा को किस में बदलेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल में बदल रहा है बेटा, वसीय अम्ल में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाचन क्रिया पूर्ण हो चुकी है। हमारे सारे के सारे जो बृहत अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट चुके हैं बेटा। ठीक है, सरल पोषक तत्वों में टूट चुके हैं। अब एक और भाग होता है बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा, एक और भाग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ करके अच्छे से कर देते हैं इसको, आप लोगों को नोट भी करना होगा। चलिए, तो इसके दो मुख्य भाग हो सकते हैं हमारे बेटा। एक तो है आंत्र ग्रंथि, इसमें से क्या निकलता है बेटा, आंत्र रस निकलता है, बता चुका हूँ आगे। दूसरा भाग है बेटा, दूसरा भाग इसका क्या है हमारा, वो होता है विलाई। क्या, विलाई या दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, या उसको दूसरे शब्दों में हम बेटा क्या बोल सकते हैं, विलाई, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। ये बेटा उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं। क्या है, अंगुलियों जैसी संरचना। ठीक है, और यहाँ ये कार्य क्या होता है इनका बेटा, इनका कार्य है, इनका कार्य क्या है, भोजन का अवशोषण। ठीक है, भोजन का अवशोषण से मतलब है जो हमारा ग्लूकोज बना था, मतलब सरल भोज्य अणुओं का अवशोषण कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो जो हमारा ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा, ये जो वसीय अम्ल बने हुए हैं बेटा, इन सब का अवशोषण करना इसका कार्य है। क्या, इनका अवशोषण करना कार्य है इसका बेटा। ठीक है, तो इनका अवशोषण यहीं पर होता है हमारा दीर्घ रोम या विलाई द्वारा। किसके द्वारा, दीर्घ रोम या विलाई द्वारा। ठीक हो गया। तो हमारी छोटी आंत में हमारे मुख्य रूप से दो भाग हैं, हमारे आंत्र ग्रंथियां उसमें, और उसके बाद दीर्घ रोम है बेटा। ठीक है, चलिए, इसकी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं बेटा, ये हमारी जो आंत्र ग्रंथि होती है किस प्रकार से दिखती होगी, देखते हैं एक बार, बात करते हैं। हमारी छोटी आंत इस प्रकार से एक लेयर है बेटा। ठीक है, चलिए, इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं होती है बेटा, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं बेटा हमारी छोटी, इसमें छोटी आंत में, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी क्या है, समझ लो छोटी आंत है। छोटी आंत, शूद्र आंत्र यानी छोटी आंत। और ये जो उंगली जैसी संरचनाएं दिख रही हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, या दीर्घ रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं। ठीक हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दीर्घ रोम में क्या होता है, जो वो होता है, रक्त नलिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से धमनियों का जो होता है बेटा जाल फैला रहता है, पतली पतली जो महीन वो होती हैं नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जो लाल लाल मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त केशिकाएं भी बोल सकते हैं, और वाहिकाएं भी बोल सकते हैं। वाहिकाएं, पतली रक्त वाहिकाएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, जो हमने भोजन किया बेटा, अब हमारे जो छोटे छोटे कण हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे भोजन के इस प्रकार से कुछ कण हैं, ये ये जो कण है बेटा, अब ये क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये कण जो है इसमें अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेंगे, और उसके बाद ये क्या होंगे, हमारे यहाँ से इस रक्त नलिकाओं में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, ये रक्त नलिकाओं में जाएंगे। यहाँ से होते हुए हमारा ये कहाँ आएंगे, हमारी कोशिकाओं तक आएंगे। ठीक है, तो इनका जो कनेक्शन होगा आगे जाके, ये जो रक्त नलिकाएं हैं ये किससे जुड़ी होंगी बेटा, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू हमारे कहाँ जुड़ी होंगी, हमारे कोशिकाओं से जुड़े होंगे। ये क्या है, मान लो कोशिका।
तो ये सारे के सारे पोषक तत्व कहाँ आने वाले हैं बेटा? कोशिकाओं में आने वाले हैं। ये हमारा स्टेप्स रहते हैं कैसे-कैसे हमारा ये आता है। अब कोशिकाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाना हमारा एक प्रक्रिया थी, स्वांगीकरण कहलाता है। जब कोशिका इनसे क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है या इनसे एटीपी निर्माण करता है और हमारे ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो वो हमारी वो स्टेप हमारा क्या कहलाता है बेटा? स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं यहाँ पे। चलिए, तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब थोड़ा-सा हमें कुछ-कुछ चीज़ें और नोट करनी होंगी बेटा, लगभग ये हमारा पाचन वाला स्टेप्स पूर्ण हो गया हमारा। चलिए, तो एक बार थोड़ा-सा चित्र को और देख लेते हैं बेटा। तो हमने देखा अपने चित्र में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं बेटा, ठीक? तो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा हमारा मुख गुहा है, उसके बाद अगला भाग हमारा बेटा क्या होता है? ग्रसनी होता है, उसके बाद ग्रास नली होती है बेटा, ग्रास नली होती है, फिर हमारा अमाशय होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारी छोटी आँत हो गया, छोटी आँत हो गया और उसके बाद हमारी बड़ी आँत हो गया और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं ये हो गया क्या कहते हैं जो रेक्टम वाला भाग है बेटा मलाशय हो गया, ठीक है? मलाशय हो गया। अब थोड़ा-सा एक बार मैं इसके बारे में बात कर लूँ बेटा। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? हमारा जो ये अपेंडिक्स वाला भाग है, ठीक है? ये अपेंडिक्स जो है बेटा, ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में है। अवशेषी अंग के रूप में है ये जो अपेंडिक्स है बेटा, ये जो बोल रहा हूँ मैं अपेंडिक्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में है, लेकिन जो एक टाइम में हम क्या करते थे बेटा, जो पूरी तरह से पौधों पे निर्भर होते थे, उस समय हमारे इसमें ये अपेंडिक्स जो होता है, ये सेल्यूलोज के इसमें एक बैक्टीरिया रहता है, जो सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करता है। लेकिन हमने धीरे-धीरे जो घास-फूस खाना बंद कर दिया, हम और भोजन करने लगे, पका-पकाया भोजन करने लगे, घास वगैरह खाना हमने बंद कर दिया। एक टाइम में हम खाया करते थे जो हमारे पूर्वज होते थे बेटा, तो उस समय ये अपेंडिक्स क्या था वर्किंग कंडीशन में था, कार्य करता था, लेकिन अब हमारे शरीर में केवल एक अवशेषी अंग के रूप में है। ये क्या है हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। लेकिन जो घास खाने वाले जंतु होते हैं यानी सेल्यूलोज खाते हैं, घास में क्या होता है बेटा सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सेल्यूलोज खाते हैं उनके पाचन में हेल्प करता है अवशेषी। ये जो अपेंडिक्स है बेटा इसमें हमारा क्या पाया जाता है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन में हेल्प करता है, ठीक है? और सेलुलोज का हम खाते नहीं हैं तो इसका पाचन हमारे शरीर में धीरे-धीरे इस बैक्टीरिया का काम बंद हो गया और धीरे-धीरे ये बैक्टीरिया नष्ट हो गए और हमारा ये जो अंग रह गया बस एक खाली कहने मात्र के लिए रह गया, जिसका हम उपयोग अब नहीं करते हैं, इसलिए इसे अवशेष अंग बोलते हैं। यानी ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, उन अंगों को हम अवशेषीय अंग बोल देते हैं। अब ये क्या है केवल हमारे शरीर में नाम मात्र के लिए है, ठीक है? तो ये हो गया बेटा और तो बाकी सारी चीज़ें हो गई। मलाशय क्या है यहाँ पे अस्थायी रूप से मल संग्रहित होता है और गुदा द्वार जो है यहाँ से मल त्याग होता है, ठीक हो गया? और दांत, मुख, नाक सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा थोड़ा-थोड़ा। चलिए, तो ये हमारा पाचन तंत्र हो गया। थोड़ा-सा हम अपने नोट्स में भी जाएँगे एक नज़र। ये हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड बातें हैं बेटा, देख सकते हैं। मनुष्य में पोषण के जो चरण हैं मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है? कौन-कौन से हैं बेटा? हमारे कुछ चरण हैं मैंने बताया था मनुष्य में। अंतर्ग्रहण हमारा एक स्टेप है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, बहिक्षेपण है, ठीक है? जिसको हमने क्या बोला था? मलत्याग भी बोला था और मैंने IDAAD करके इनको याद करने के लिए IDAAD आपको दिया था एक ट्रिक। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेकेशन, ठीक है? इस तरीके से। और आहार नाल के भाग कौन कौन से पड़े हैं देखो, मुख और दांत हो गया, जीवा हो गया, लार ग्रंथि, तो ये तो हमारा उसी तरीके से जो मुंह वाले पोर्शन का भाग है, ठीक है? यानी इसके भाग हैं सारे के सारे मुंह के अंदर आ रहे हैं हमारे मुख गुहा में। और उसके बाद हमारी भोजन ग्रसिका हो गई या ग्रसिका कहें, इनके थोड़ा थोड़ा कार्य देख सकते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण हमारे मुंह से होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद भोजन को चबाना ये दांतों का काम है। जीवा का काम क्या है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना, ठीक है? उसके बाद लार ग्रंथि का की बात करें तो इससे निकलने वाला जो लार रस होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज में इसका कन्वर्जन करता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पढ़ा। और भोजन जो ग्रसिका है हमारी, ये क्या कर रही है, मुंह से अमाशय तक भोजन को लाने का काम कर रही है, जो ग्रास नली है।
ग्रसिका क्रमानुकंचन, ग्रासनली बोल सकते हैं, ग्रसिका से ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। ग्रसिका से हमारा जो एक तरीके से स्विच है जो हमारे श्वसन और पाचन तंत्र को जोड़ती है, हम ग्रासनली बोल सकते हैं इसको। क्रमानुकुंचन गति द्वारा, ठीक है, ये कहाँ लाया जाता है, अमाशय तक लाया जाता है। संकुचन और शिथिलन यहाँ पे होता है, मैं बता चुका हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखते हैं। आप लोगों को नोट करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अमाशय में भी हमारा जठर ग्रंथि, इसमें से 3 भाग होते हैं, पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी, और श्लेष्म, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन के पाचन में कैसे हेल्प करता है मैंने बता दिया, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग। शूद्र आंत्र की बात करूँ तो इसमें से आंत्र रस निकलता है, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें ये की हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, वसा को वसा अम्लीय में और ग्लिसरॉल में, और उसके बाद प्रोटीन को प्रोटीन उसमें अमीनो अम्लों में बदल रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद बात करते हैं, यकृत तथा अग्नाशय रस से श्रावण प्राप्त करता है, मैंने बता रखा है यकृत भी यहीं पे मिलता है और अग्नाशय रस भी यहीं पे मिलता है, ठीक है। और यकृत का कार्य क्या होता है, जो इसमें से जो पित्त रस निकल रहा है वो इमल्सीकरण में हेल्प कर रहा है, यानी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसको इमल्सीकरण बोलते हैं, इमल्सीकरण, ठीक है। और उसके बाद बात की है अग्नाशय की, इसमें से अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। लाइपेज किसके उसमें हेल्प करता है, मैंने बताया था बेटा, ये वसा के पाचन में हेल्प करता है, किसके, वसा के पाचन में हेल्प करता है। और बात करें प्रोटीन की तो ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। और स्टार्च जो है हमारा ये किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, किसकी सहायता से, एमिलेज की सहायता से, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण का कार्य करते हैं। ये संरचना इस प्रकार की क्यों है, ये सतही स्तर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और बृहदांत्र में हमारा जल का अवशोषण होता है, बता दिया मैंने, जल का अवशोषण होता है यहाँ पे। और खनिज लवण का भी अवशोषण होता है। वर्ज्य जो वेस्ट पदार्थ होता है, वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट, गुदा द्वार से शरीर के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक तरीके से ये हमारा जीके वाला भाग है, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे देखना है हमें बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है बेटा। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। अंतर्ग्रहण होता है बेटा, अंतर्ग्रहण क्रिया जो होती है बेटा, ये कहाँ होती है, हमारे मुख गुहा में, मुख में या मुंह में, ठीक है, मुख गुहा में। उसके बाद हमारा पाचन, पाचन जो होता है बेटा, पाचन हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में आके खत्म होता है। मुख गुहा से छोटी आंत तक हमारा पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब पाचन में भी अगर मैं बात करूं पोषक तत्वों की, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, पाचन ये बेटा मुख से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से प्रारंभ, और कहाँ पे समाप्त होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में समाप्त, यानी पूर्ण कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता हूँ, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन, ये जो प्रोटीन है बेटा इसका पाचन कहाँ पे होता है, देखते हैं हम। प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय से प्रारंभ, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में पूर्ण, छोटी आंत में पूर्ण। उसके बाद वसा की बात करें,
हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, वसा की। वसा का पाचन ये बेटा छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत, केवल छोटी आंत में ही होता है। ठीक हो गया। और बाकी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस एक और चीज़ आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है बेटा यकृत, लीवर। ठीक हो गया। और साथ ही साथ दूसरी अगर सबसे बड़ी पूछा तो यकृत के बाद दूसरे नंबर में होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा तो हमारा अग्नाशय, याद रखना। ठीक है। और एक और नाम है मिश्रित ग्रंथि भी बोल देते हैं हम उसको। हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है बेटा। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह काम करती है उसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि एक ही हमारे शरीर में, उसका नाम है बेटा अग्नाशय। और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अगर यकृत से थोड़ा छोटी होती है लेकिन दूसरे नंबर की ग्रंथि है। ठीक है। तो ये हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं बेटा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। और बाकी इंसुलिन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ये हमारा पाचन वाला आज का टॉपिक समाप्त होता है बेटा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए और बने रहने के लिए। ठीक है। कल को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलिए।